हाउ कैन आई रीड डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट्स इन पाइथन? हमें सारा काम पाइथन में करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट? दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, दिस इज आवर चैप्टर फॉर टुडे। दिस इज हाउ कैन वी इंपोर्ट डेटा इन पाइथन। ठीक है, ये सब करने के लिए शुरू करते हैं। सो जैसे हमने पहले देखा कि पाइथन में हर चीज के लिए कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है, राइट? देयर इज अ फंक्शन दैट इज देयर टू डू समथिंग और दी अदर। जो भी हमें टास्क करना है उसके लिए कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, राइट? उस फंक्शन को यूज करके वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कि मुझे डेटा को ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज नाम का एक फंक्शन बना होगा। आई डोंट नीड टू कोड एनीथिंग, राइट? इन अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, मुझे प्राइम नंबर भी फाइंड करने हैं तो आई नीड टू राइट अ कोड फॉर दैट, राइट? बट यहाँ पे कोड नहीं हमें कोई लिखना, हमें सिर्फ फंक्शन देखना है कि ये काम करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है। तो फंक्शन अगर दिमाग में है, just use that function, pass on the values and it will return everything on their own। तो सारी चीजें पाइथन में ऑलरेडी लिख रखी हैं, ठीक है? हमें कोई कुछ भी फंक्शनैलिटी बनानी नहीं है खुद से, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, राइट? जिन लोगों ने थोड़ा बहुत R&D करा उन्होंने सुना होगा पांडास एक लाइब्रेरी है, numpy एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, scikit-learn is one library, राइट? सुना है किसी ने ये टर्म्स? सर। तो अब से हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो सारा क्या है? पांडास लाइब्रेरी में, राइट? वी आर स्टार्टिंग पांडास लाइब्रेरी। अब पांडास क्या करती है? पांडास इज द मोस्ट यूजफुल लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है? तो पांडास का काम क्या है? पांडास कैन डू एनीथिंग, ठीक है? लाइक इट कैन, आज हम क्या करने जा रहे हैं? डेटा इंपोर्ट। तो पांडास डेटा इंपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, पांडास डेटा क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। दीज आर द डिफरेंट फेजेस एक प्रोजेक्ट में। हम डेटा साइंस में क्या करते हैं? मुझे डेटा दे दिया, डेटा गलत था, राइट? तो मैं क्लीन करूंगा पहले। डेटा किसी क्लाइंट का है, मुझे क्या पता, बैंकिंग डेटा, मैं पहली बार बैंकिंग पे काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, ठीक है? तो मुझे डेटा समझना पड़ेगा, राइट? तो डेटा क्लीन, डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है? डेटा इंपोर्ट करना, फिर उसको समझा, उसको क्लीन किया, फिर उसको क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत थी तो डेटा मैनिपुलेशन किया, ठीक है? तो डेटा मैनिपुलेशन, देन मैनिपुलेट करके अब डेटा बना लिए तुमने अपने हिसाब का, डेटा अपडेट कर लिया। अब क्या कर सकते हो? एनालाइज कर सकते हो। तो डेटा एनालिसिस लास्ट फेज होगा। तो ये सारे काम कौन करता है? पांडास। क्लियर? तो पांडास एक लाइब्रेरी है which is helping us in performing all these activities। तो डेटा पे यही कर सकते हैं, डेटा को लोड करना होगा, क्लीन करना होगा, समझना होगा, एनालाइज करना होगा, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये सारे काम कौन करके देता है हमें? पांडास। तो पांडास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस है, ठीक है? इट हैज इनबिल्ट फंक्शंस, ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको यूज करेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। इंपोर्ट करने के लिए क्या काम आता है? मुझे डेटा को एनालाइज करना है, मुझे उस पर न्यूमेरिकल स्टैट्स चलाने हैं, समरी स्टैट्स देखने हैं, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, ये सब कैसे रह रहा है, तो उसके लिए क्या फंक्शन बने हुए हैं। मुझे डेटा की रेंज देखनी है, ठीक है? मुझे ग्राफ्स बनाने हैं, तो ये सब काम कौन करेगा? ठीक है? विजुअलाइजेशन का काम भी पांडास के थ्रू कर सकते हो तुम, ठीक है? चार्ट वार्ट बना के देख सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें पांडास करेगा। तो पांडास का पहला काम क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक है, डेटा इंपोर्ट करना। अब फाइल्स किस किस तरह की हो सकती है रियल वर्ल्ड में, बताओ? बोलो, किस किस तरह की फाइल्स हो सकती हैं मेरे पास? CSV फॉर्मेट। हाँ, एक्सेल एक्सेल फाइल हो सकती है, और CSV फाइल, CSV फाइल्स होती हैं, और एक्सेल एक्सेस डॉक्यूमेंट करके होता है वो कुछ। एक्सेल ही हो गया। एक्सेल जो है एक्सेल एस भी होती है, और तुम कहीं देखते हो एक्सेल एस एक्स भी है, ठीक है? वो क्या है अभी देखते हैं। तीसरी और क्या होती है? टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, राइट? नोटपैड टाइप फाइल, ठीक है? यही तीन मेन फाइल्स हैं जिसमें डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है? यही तीन में, एक्सेल के कई वर्जन हो सकते हैं, ठीक है? CSV या टेक्स्ट। तो ये तीन तरह की जनरली फाइल यूज करते हैं हम रियल वर्ल्ड में डेटा साइंस में, जिसमें डेटा आता है। मोस्टली डेटा टेक्स्ट फाइल में या CSV फाइल में होता है। एक्सेल की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, एक्सेल लिमिटेड डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है? बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता, और एक्सेल फाइल हैवी होती है,
तो इसलिए हम एक्सेल में रियल वर्ल्ड में डेटा नहीं डालते, एक्सेल जैसा ही दिखने वाला CSV फाइल में कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में हम डेटा डालते हैं। मोस्टली डेटा तुम्हें .csv फाइल आएगा या .text फाइल में मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के रॉ फॉर्मेट्स है जनरली जो हम यूज करते हैं, ठीक है। रॉ फॉर्मेट्स ऑफ फाइल्स नीड टू इंपोर्ट इन फाइल। कुछ ना पता चले पूछो, जितनी बार मर्जी पूछो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? अब पांडास को इंपोर्ट कैसे करना है? मैंने बोला पांडास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये जैसे तुम पाइथन ऑन करोगे, जैसे तुम स्पाइडर खोलोगे, तो पांडास के फंक्शन उसे नहीं पता होंगे कि पांडास नाम की भी कोई चीज है। तो पांडास को ऐसे समझ लो कि एक लाइब्रेरी है, जब तक लाइब्रेरी खोलेंगे नहीं किताबें देख नहीं सकेंगे, राइट, किताबों को यूज नहीं कर सकेंगे। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, कोई भी लाइब्रेरी यूज करना तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। मैंने बोला इंपोर्ट पांडास, और पांडास पांडास बार बार ना लिखना पड़े, उसका निक नेम दे दिया एज पीडी, एलियास पीडी, ठीक है। तो अब मैं जहां पे भी पीडी लिखूंगा मतलब मैं पांडास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया। तो कोई भी पैकेज इंपोर्ट करना है तो उसका यही तरीका है, इंपोर्ट pandas, import numpy as something, np import matplotlib as something, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो ये pdvd कुछ भी नाम दे सकते हो, pandas लाइब्रेरी का नाम है। तो मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट कर लो pandas, और उसका मैंने एक छोटा नाम दे दिया ताकि कोड में जहाँ पे भी मैं उसके फंक्शन यूज करूँ वहाँ बार बार pandas pandas ना लिखूं। क्लियर? अब इंपोर्ट हो गया। ये देखो नीचे कोई भी स्टेटमेंट चलाना, कैसे चलानी है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, और कंट्रोल एंटर दबाना है। कंट्रोल एंटर दबाओगे, नीचे कंसोल में देखोगे सारे रिजल्ट कोड कहाँ चल रहे हैं, कंसोल में दिखेंगे कि कोई एरर आ गया या रिजल्ट। देखो कोई एरर नहीं आया, कोड चल गया, तो इसका मतलब इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली, राइट। अब मैं पांडास की स्पेलिंग अलग कर देता हूँ, ये देखो डबल एस कर दिया मैंने, ठीक है। इसको इंपोर्ट करा, उसने बोल दिया पांडास नाम का कोई चीज नहीं है, डबल एस नाम की कोई चीज नहीं है, एरर दे दिया ना कंसोल में, राइट। तो हर चीज तुम्हें यहीं पता लगेगी कि सही है या नहीं। पांडास इंपोर्ट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, डेटा इंपोर्ट करना है और उस पर कुछ कुछ काम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 तरह के काम करेंगे आज हम। खुद का डेटा बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि पाइथन में मैक्स फंक्शन चलता है कि नहीं, ठीक है, या मैक्स मिनिमम, एक्सेल में जो ऐसे फंक्शन होते हैं उस टाइप के फंक्शन चलते हैं या नहीं। तो इसका लिए जरूरी थोड़ी है कि तुम कोई रॉ फाइल पहले CSV में डेटा डालो फिर लोड करो, राइट। तुम खुद का भी डेटा बना सकते हो, डमी डेटा बना सकते हो। तो हम क्या क्या देखेंगे, डमी डेटा कैसे बनाना है। मैंने ऐसे कुछ टेस्ट करना है कि ये सिंटैक्स चलता है पाइथन में या नहीं। तो डमी डेटा खुद का कैसे क्रिएट करना है, यूजर डिफाइंड टेबल कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज देखेंगे CSV फाइल कैसे रीड कर सकते हैं। तीसरी चीज देखेंगे एक्सेल फाइल कैसे रीड कर सकते हैं। और चौथी चीज देखेंगे नोटपैड वाली फाइल्स कैसे रीड कर सकते हैं। नोटपैड कह रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल्स कैसे रीड, ठीक है। तो ये 4 तरह के चीजें अभी हम देखेंगे। अब जिन लोगों ने पिछली क्लासेस कर रही हैं, पाइथन में कितने डेटा स्ट्रक्चर्स थे? 5 सर, 5 सर क्या 5 क्या? टपल सर, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गए, टपल हो गए, डिक्शनरी हो गए, सेट्स हो गए। पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब किस किस तरीके से पाइथन में डेटा स्टोर हो सकता है। तो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स थे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, सेट्स एंड स्ट्रिंग्स। ये 5 तरीके से डेटा स्टोर हो सकता था पाइथन के अंदर। अब जो पांडास है तो पाइथन का ही पार्ट, बट ये खुद को अलग मानता है, ठीक है। ये कह रहा है मेरे खुद के डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं। ये देखो पांडास के भी डेटा स्ट्रक्चर्स है, पाइथन के अंदर ही है पांडास, बट ये अपने आप को सेपरेट एंटिटी समझता है, ठीक है। तो इसके भी 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से? ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे मैंने ये लिख दी कि हाँ 4 तरह की फाइल्स हैं पाइथन में, ये 5 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये तुम्हें सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पांडास के क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर है? एक सीरीज होता है, ठीक है। सीरीज इज जस्ट लाइक लिस्ट की तरह ही होता है ये, वन डायमेंशनल समझते हो? व्हाट इज वन डायमेंशनल? क्या होती है कोई चीज वन डायमेंशनल होने का क्या मतलब? ओनली अ सिंगल रो और सिंगल कॉलम, राइट, या सिंगल रो या सिंगल कॉलम, एक ही डायरेक्शन है, राइट। या वो लेफ्ट टू राइट चलेगी या ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर, एक ही साइड है उसकी, ठीक है। उसकी 2 डायमेंशंस नहीं है। और दूसरा क्या है?
टेबल, टेबल को हम क्या बोलते हैं पाइथन में? डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम टेबल। टेबल आज तक हम सबसे जनरल फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या देखते आए हैं? टेबल। एक्सेल में भी क्या है? टेबल फॉर्म में ही होता है, रोज और कॉलम। टेबल क्या होगा? कौन कितने डायमेंशनल होगा? टेबल की कितनी डायमेंशन होती हैं? टू डायमेंशन। 2 डायमेंशनल, रोज एंड कॉलम 2 ही डायमेंशन है। लेफ्ट टू राइट भी देख सकते हो, ऊपर से नीचे भी देख सकते हो, कॉलम वाइज चीजें भी देख सकते हो, रो वाइज चीजें भी देख सकते हो। तो जो डेटा फ्रेम्स हैं, जो टेबल्स हैं, वो क्या है? 2 डायमेंशनल है। तो पांडास में हम सीरीज या डेटा फ्रेम पे ही काम करते हैं। रियल वर्ल्ड में सीरीज नाम की तो चीजें नहीं होती, डेटा फ्रेम ही होता है। टेबल ही होगा, बंदे की एज, उसका नाम, उसकी सिटी, ये सारी चीजें, राइट? मल्टीपल इंफॉर्मेशन होगी हजारों करोड़ों लोगों की। तो डेटा फ्रेम जो है ये रियल वर्ल्ड में यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? तो सारा काम तुम डेटा फ्रेम पे ही करोगे रियलिटी में। लिस्ट, टपल, ये सारी चीजें यूज होंगी बट पोर्शन में कहीं कहीं, ठीक है? बट एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड विल बी ऑन डेटा फ्रेम्स। तो डेटा फ्रेम्स के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं, टेबल के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं, वो हमें जानना है, ठीक है? तो टेबल में जिन्होंने भी एक्सेल वगैरह या सीक्वल यूज किया है, तो यू कैन इमेजिन कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं। टेबल ही होता है एक्सेल में भी। फिल्टर मार सकते हैं, राइट? कोई सबसेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की चीजें उठा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो we can do specific things on Python, कुछ सॉरी इन एक्सेल की मैं एनालिसिस भी कर सकता हूँ, मैं फिल्ट्रेशन भी कर सकता हूँ, मैं सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। जो भी चीजें एक्सेल में हो सकती हैं वो किसी भी डेटा फ्रेम पे हो सकती हैं, राइट? मतलब एक्सेल में होने का मतलब किसी भी टेबल स्ट्रक्चर पे जो काम करते हो तुम एक टूल के अंदर, वो सारे काम दूसरे टूल्स में भी कर सकते हो, ठीक है? तो यही हमने देखना है कि अब हम पाइथन में डेटा फ्रेम्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। बट वहां जाने से पहले मैं कह रहा हूँ खुद का डेटा फ्रेम कैसे बनाएं, राइट? तो पहली चीज है, सर मेरे को एक डाउट है। हाँ जी हाँ जी पूछो। जैसे आपने बोला पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स ये 5 हैं और पांडास के अपने 2 अलग हैं। हाँ तो जी, जो ये हम पांडास के अंदर भी ये 5 यूज कर तो सकते हैं नहीं ना? नहीं, ये हाँ पांडास के अंदर यूज कर सकते हैं बट इसका पांडास से कोई लेना देना नहीं। जैसे आपने लिस्ट बनाई किसी प्रोग्राम में, ठीक है, तो वो लिस्ट पाइथन को पता है, पांडास नहीं चाहिए उसके लिए, वो ऐसे भी चल जाती है अगर पांडास नहीं होता तो। ओके, मतलब पांडा यूज करने के लिए वी हैव टू इंपोर्ट, और ये पाइथन के तो कहीं भी बिना इंपोर्ट राइट, करे भी हम। पाइथन जैसे तुमने स्पाइडर खोला, पाइथन ऑन किया, मतलब पाइथन ऑन करने का मतलब ये टूल खोला स्पाइडर, तो ये पाइथन के जो 5 डेटा स्ट्रक्चर है ये रेडीली अवेलेबल है तुम्हारे पास। बट पाइथन को ये नहीं पता कि पांडास भी कुछ होता है जब तक तुम उसको इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट पाइथन वाली, इंपोर्ट पांडास वाली लाइन नहीं चलाते। जब वो चला लोगे तब तुम डेटा फ्रेम वाले फंक्शन चला सकते हो और सीरीज वाले फंक्शन चला सकते हो। इसके अलग फंक्शन होंगे, राइट? इसकी अलग कैपेबिलिटीज होंगी। ये 5 कैपेबिलिटीज ऐसे ही अवेलेबल है पांडास को बिना इंस्टॉल किए। और अगर टेबल पे कोई काम करना है, ठीक है, वो वाले काम के लिए पांडास इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेबल काम कर रहे हो उसमें लिस्ट का भी कहीं पे यूज किया है, तो लिस्ट ऐसे ही अवेलेबल है, उसके लिए पांडास ने कोई रोल नहीं अप्लाई किया, वो पाइथन ने हमें ऐसे दे रखा है फ्री में, राइट? और ऐसे सर हर लाइब्रेरी के अपने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या सिर्फ तीन पांडा चार की अलग? लाइब्रेरीज ही हैं, 3-4 लाइब्रेरीज ही हैं। हम पांडा से शुरू किया है, आगे हमारे पास नमपाई एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एरे एंड मैट्रिक्स, ठीक है? एरे हम पढ़ते थे बचपन में सब लोग, एरे एक टर्म होती है। एरे क्या है? होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल कोई भी स्ट्रक्चर, टेबल की तरह ही, राइट? बट उसमें रोज और कॉलम्स के नाम नहीं होते, हेडर्स नहीं होते, कॉलम्स के हेडर नहीं होते, तो होमोजीनियस होता है, एक ही तरह की वैल्यूज होती हैं, एन डायमेंशनल, ठीक है? एरे और मैट्रिक्स जो है वो नमपाई के डेटा स्ट्रक्चर है, बस यही है। एक और लाइब्रेरी होती है इसमें, मैटप्लॉटलिब, ठीक है, ये क्या करती है? ये चार्ट्स बनाने के काम आती है, विजुअलाइजेशन के काम आती है। बस यही 4 लाइब्रेरी है। बाकी एक और है साइकिट लर्न, वो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, वो जब हम मशीन लर्निंग करेंगे तब देखेंगे। तो पाइथन में ये तो फ्री में मिल रहे हैं, पांडास हमने इंपोर्ट कर लिया, वैसे नमपाई पे काम करना अगर कुछ तो वो कर लेंगे। जब हमने विजुअलाइजेशन चार्ट वार्ट बना के देखने होंगे तो हम मैटप्लॉटलिब पे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करना कुछ नहीं है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट नमपाई, इंपोर्ट पांडास, तो उसके अंदर जितनी फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी, बस, ठीक है? ओके ओके। यही डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, बस यही पाइथन के अंदर। मैट्रिक्स पे, एरे पे कोई काम करना है तो उसके लिए नमपाई इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मशीन को पता नहीं चलेगा कि एरे भी कोई चीज होती है, राइट? चार्ट बनाना है तो
मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो वो चार्ट भी बन सकता है पाइथन में, पाइथन को नहीं पता होगा, तो ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं खुद का डेटा फ्रेम बनाना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक सैंपल डेटा फ्रेम बनाओ, एक टेबल बनाओ खुद का, जैसे हम एक्सेल में एंट्रीज कर सकते हैं वैसे ही मैं कह रहा हूँ खुद से एंट्रीज करो कुछ भी डेटा, और उस पर कुछ टेस्ट करके देखेंगे कि ये चलता है या नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एक टेबल 1 नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। इसमें 2 पार्ट होते हैं, खुद का डेटा फ्रेम बनाने के लिए 2 पार्ट होते हैं। पहले क्या करो, डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा डालो, डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट करो, और फिर दूसरा स्टेप डिक्शनरी को क्या कर दो, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। बस, अब ये कैसे करना है वो बहुत ही सिंपल है। तो मैंने बोला मैंने एक डेटा बनाना है, कुछ भी मैं बोलूं कि एक कॉलम होगा आईडी, देखो इन्वर्टेड कॉमा में आईडी रखा, कॉलन, ये क्या हो गया डिक्शनरी फॉर्मेट है। तो डिक्शनरी में क्या चीजें होती हैं, 2 ही चीजें होती हैं, की एंड वैल्यूज। तो कीज जो होंगे वो मेरे कॉलम के नाम, वैल्यूज मतलब मेरे सेल्स में क्या वैल्यू जाएगी। मैं कह रहा हूँ बंदे की आईडी होगी, आईडीज क्या है, एक बंदे की 11 12 13 14 15। फिर फर्स्ट नेम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें लोगों के नाम है डेविड, जेमी, स्टीव, स्टीवर्ट, जॉन। फिर कंपनी एऑन, टीसीएस, गूगल, आरबीएस, XYZ। ठीक है, फिर उनकी सैलरी 74K, 76, 96, 71, 78। तो ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में बना लिया मैंने। डिक्शनरी फॉर्मेट कैसा होता है, रो कॉलन वैल्यूज। ठीक है, की कॉलन वैल्यूज। तो कीज जो हैं वो मेरे नाम बनेंगे कॉलम्स के, और वैल्यू जो है वो उसके अंदर की वैल्यू बनेंगी। ये बन गया एक डिक्शनरी। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। ये देखो टेबल 1 चलाया, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, देखो आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, बट इसको टेबल की फॉर्म नहीं मिली अभी, रो कॉलम की फॉर्म नहीं मिली, सेल्स नहीं मिले इसे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये देखो पांडास का डेटा फ्रेम फंक्शन चला दो। ठीक है, उसके अंदर क्या पास कर दो, वो डिक्शनरी वाला फॉर्मेट। तो मतलब डिक्शनरी को तुम क्या बना रहे हो, डेटा फ्रेम में टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन का नाम डेटा फ्रेम बना दो, किससे, टेबल 1 को, और उसके अंदर कॉलम्स के नाम क्या है, यही आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी, ये आईडी के नाम। तो ये सिंटैक्स हमेशा ऐसे ही रहने हैं, कभी भी तुम्हें कोई डेटा फ्रेम बनाना है तो ऐसे ही लिखना है। कॉलम के नाम लिखे, कॉलम डाल के लिस्ट में वैल्यूज डाली, बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को चेंज करने, स्ट्रक्चर को डेटा फ्रेम टेबल की शेप देने के लिए पांडास डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करा। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टेबल 1, वो पास किया। ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, टेबल 1 जो मर्जी रखो। ठीक है, ये पास किया, और कॉलम्स इक्वल टू जो कॉलम के नाम है वो लिस्ट में पास कर दिया, आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, ये सब बस। और टेबल का नाम रख दिया माई DT, माई डेटा फ्रेम, माई डेटा सेट, कुछ भी। ठीक है, इसको चलाया, इसको चलाया। अब देखते हैं माई DT कैसे। मैंने बोला कि सारे डेटा सेट्स कहाँ बनेंगे, जितने भी डेटा सेट्स हैं वो सारे कहाँ बनेंगे, कहाँ बनते हैं, बोलो। सर वेरिएबल एक्सप्लोरर में। वेरिएबल एक्सप्लोरर में। ये जो वेरिएबल एक्सप्लोरर है, तुमने माई DT के नाम से एक टेबल बना दिया है, ये कहीं तो बना होगा। ठीक है, ये कहाँ बना है, यहाँ बना है, सारी चीजें यहाँ ढूंढते हैं माई DT। ये देखो बना है माई DT, दिख रहा है सबको। माई DT के नाम से एक डेटा फ्रेम बना, ये देखो उसने बोल दिया माई DT वो क्या चीज है, डेटा फ्रेम है। यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया कि वो एक टेबल है। उसका साइज क्या है, 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। हाँ ऐसा ही है, आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी, 4 कॉलम है, 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं, और उनके कॉलम के क्या नाम है, आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाती है तुम्हारे पास क्या है उसके अंदर। तो यहाँ से ही मुझे पता चल गया कि डेटा सही बन गया। अब मैं इस टेबल खोल सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे डबल क्लिक मारोगे और ये टेबल खुल जाएगा, बन गया टेबल, राइट। यस सर। डाउट किसी को कोई? नो सर। सर माई DT एक फंक्शन लिया आपने, माई DT टेबल का नाम रखा है, टेबल का तो नाम रखोगे ना। सर हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बिना हाँ जी? डायरेक्टली भी बना सकते हैं टेबल। डायरेक्टली कैसे? मतलब जैसे आपने टेबल नाम, पहले टेबल दिया ना, आपने डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट करा और फिर उसको DF में कन्वर्ट करा है। तो अगर हम DF के अंदर ही डेटा इंसर्ट कर दें, नहीं मतलब DF के अंदर सीधा इंसर्ट नहीं होता, DF के अंदर जो है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में इंसर्ट होगा हमेशा।
सिर्फ डिक्शनरी में ही होता है, किसी और फॉर्मेट में नहीं हो सकता? और में नहीं हो सकता, और में हो सकता है बट फिर वो जैसे लिस्ट है, लिस्ट वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल मतलब वन रो है, राइट? लिस्ट में Right. वैल्यू पड़ी है 10 12 13 14, ठीक है? तो वो अगर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा जिसमें एक ही कॉलम है, राइट? एक ही रो, तो वो टेबल थोड़ी हुआ, एक रो एक एक कॉलम के लिए टेबल थोड़ी बनाएंगे, टेबल मतलब बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारी रोज है, राइट? तो बाकी जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर अभी तक पढ़े हैं, टेबल या फिर सॉरी टेबल बोल रहा हूँ, टपल्स या लिस्ट, ये सब क्या है, सेट्स, ये क्या है, वन डायमेंशनल है, राइट? डिक्शनरी था जो टू डायमेंशनल था, जिसमें तुम्हारे पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स देखने की सेंस थी, राइट? तो डिक्शनरी, इसलिए हमने डिक्शनरी का यूज किया क्योंकि डिक्शनरी टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल चीज से हम टू डायमेंशनल टेबल बना रहे हैं। क्लियर? यस सर, यस। ठीक है, तो डिक्शनरी फॉर्मेट में ही हमेशा डेटा डालना है, क्योंकि डिक्शनरी फॉर्मेट दो चीजें मांगता है। टेबल में क्या चाहिए होता है, रोज और कॉलम, दो ही चीजें चाहिए। डिक्शनरी को भी दो ही चीजें चाहिए, कीज एंड वैल्यूज, राइट? कीज का मतलब कॉलम के नाम क्या होंगे, ठीक है, और वैल्यू मतलब उन कॉलम्स में वैल्यूज क्या जाएंगी, बस वो हमने डिफाइन किया और अंदर हमने बोल दिया ये जो डिक्शनरी टाइप वाली चीज बनी है इसको डेटा फ्रेम बना दो, टेबल बना दो। उसने बना के हमें दिखा दिया ये रहा टेबल, यही डेटा मैंने इंसर्ट किया था। 5 लोग हैं, उनकी आईडीज हैं, ये इंडेक्स को भूल जाओ, ये बाय डिफॉल्ट वो खुद ही बना देता है, इंडेक्स नंबर हमने नहीं दिया, ठीक है? तो पाइथन का डेटा फ्रेम खुद ही इंडेक्स बना देता है, रो नंबर 0 से स्टार्ट करता है इंडेक्स। फर्स्ट रो मतलब इंडेक्स 0, सेकंड रो इंडेक्स 1, थर्ड रो इंडेक्स 2, फोर्थ रो इंडेक्स 3, फिफ्थ रो इंडेक्स 4। कॉलम यही है, इंडेक्स इज नॉट अ कॉलम, ये हमें दिख रहा है बट ये कहीं पे कैलकुलेशन में नहीं है। आईडी यही बनाया था हमने, 11 12 13 14 15, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी। क्लियर? कोई भी डेटा सेट बना सकते हो आप खुद से। यस सर। पाइथन में क्या इसके अपोजिट भी होता है क्या? जैसे हम वर्ड में एक टेबल बनाते हैं, जैसे हम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक टेबल सिलेक्ट। दोबारा बोलो। अब आ रही है? हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। अब आवाज आ रही है? आ रही है। क्या इसके अपोजिट? बोलो बोलो। जैसे हमने टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जैसे हम टेबल सिलेक्ट करते हैं कि हमने इतने बाय इतने का टेबल चाहिए है, तो उसके अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और वैल्यूज से क्या हम ये जो टेबल 1 वाली फॉर्म लिखी हुई है क्या हम वो ला सकते हैं पाइथन के अंदर? क्वेश्चन नहीं क्लियर है मुझे, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही और सर मतलब जैसे कोई टेबल होगी उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं पाइथन के अंदर? हाँ, वो तो अभी करेंगे ना, अभी तो हम फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, खुद से टेबल बनाना। ये लिखा तो है मैंने कि क्या क्या करेंगे हम। पहले खुद से टेबल बनाएंगे, फिर CSV फाइल से करेंगे, फिर एक्सेल फाइल रीड करेंगे, फिर टेक्स्ट फाइल रीड करेंगे। अभी तो हम खुद का देख रहे हैं, हम एक्सेल पे अभी पहुंचे ही नहीं है, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। I got my answer. ठीक है, I got my answer sir. हाँ ठीक है। अब मैंने टेबल बना लिया, आई वांट टू सी समथिंग कि टेबल पे क्या क्या दिख रहा है। तो एक फंक्शन है मेरे पास शेप, mydt.shape, शेप फंक्शन का नाम है, mydt टेबल का नाम है। तो पाइथन में फंक्शन कोड हम ऐसे ही लिखते हैं, टेबल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, कि mydt के ऊपर शेप फंक्शन चला दो। अब देखना शेप फंक्शन क्या देता है तुम्हें। शेप फंक्शन तुम्हें क्या बताएगा, कितनी रोज कितने कॉलम, कितने बाय कितने का टेबल है मेरे पास। देखो उसने बता दिया 5 रोज एंड 4 कॉलम, पहले रोज फिर कॉमा कॉलम। तो शेप मुझे क्या बताता है, क्या बताता है शेप? फिर कितने रोज और कितने कॉलम? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है, रोज क्रॉस कॉलम कितने हैं इस डेटा में। तो ये बिना टेबल खोले आई कैन चेक यूजिंग शेप फंक्शन, ठीक है? मैं टेबल नहीं खोल रहा, ठीक है? बिना टेबल खोले आई कैन चेक कि क्या है। तो तुम्हें सिर्फ शेप फंक्शन यूज करना है, मशीन खुद ही कैलकुलेट करेगी कितनी रोज कितने कॉलम्स है उसके अंदर, राइट? मैंने एक्सेल भेजी थी तुम्हें फॉर एग्जांपल, अभी हम एक्सेल पे पहुंचे नहीं है, एक हाइपोथेटिकल असम्पशन है। मैंने एक्सेल भेजी और मैंने बोला उसमें 1000 कॉलम है और 1 लाख रोज हैं। अब तुमने डेटा लोड कर लिया, एक्सेल इंपोर्ट कर ली फॉर एग्जांपल, और उसके बाद शेप चलाया। अगर उसमें 1000 कॉलम्स और 1 लाख रोज है तो मतलब डेटा सही से इंपोर्ट हो गया, राइट? डेटा खोल के देखने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? राइट? शेप विल वैलिडेट कि हाँ मेरा डेटा जितना बनाया गया था, जितना आना चाहिए था उतना ही आया है, राइट?
दिस इज द एडवांटेज ऑफ शेप। अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ कॉलम देखने हैं कितने, ठीक है, तो कॉलम के लिए मैं क्या लिख दूंगा, शेप में ब्रैकेट में 1, ठीक है, शेप 1 कर दोगे तो क्या दे देगा वो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम्स मेरे पास 4 दे दिया उसने 4, कंसोल में नीचे देखते जाओ, राइट। अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ रोज बताओ कितनी है, तो शेप 0 विल गिव मी रोज, शेप 1 विल गिव मी कॉलम। तो शेप 0 बता दो कितनी है, 5 रोज है, बता दिया उसने मुझे कंसोल में नीचे। क्लियर, 0 से रोज कितनी है, 1 से कॉलम कितने हैं, और जब कुछ ना दोगे शेप ऐसे ही लिखोगे तो रो बाय कॉलम कितने हैं उसका डेटा सेट मुझे, उसका शेप मुझे बता देगा। क्लियर, कोई डाउट? पाइथन में फंक्शन कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस नहीं यूज होते? कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते, कई फंक्शन में यूज होंगे, कईयों में नहीं होंगे यूज, ठीक है। तो इसमें शेप में यूज नहीं होता। ये यही डिसएडवांटेजेस हैं ओपन सोर्स लैंग्वेजेस की, दैट इज दे आर नॉट दैट कंसिस्टेंट, राइट। तो शेप में उन्होंने ब्रैकेट क्यों नहीं डाला और कुछ फंक्शन में डाल दिया, तो ऐसे पता कैसे चलेगा किस में आएगा किस में नहीं, वो हमको लर्न करना पड़ेगा। वही तो लर्न करना और क्या करना है। ओके यही चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, ये प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है, कि कौन सी चीज में आता है कौन सी चीज से नहीं आता है, तो विल कम बाय प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। जब हाथ से लिखोगे चीजें एरर आएंगे तब तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा शेप में मैंने ब्रैकेट डाल दिया था, ब्रैकेट नहीं आता था, ठीक है। एक और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है इन्फो। इन्फो मुझे डेटा का सब कुछ बता देता है, विदाउट ओपनिंग डेटा सेट आई कैन सी कि उसके अंदर क्या है। मैंने एक एक्सेल फाइल रीड करी, उसका पाइथन टेबल बना दिया, अब मैं बिना टेबल खोले जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा सेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट, डेटा फ्रेम, उसके लिए क्या है, माई dt टेबल का नाम डॉट इन्फो, इन्फो के आगे ब्रैकेट लगे, ठीक है। अब इसको चलाया जब मैंने, ये देखना, देखो इसने सब कुछ बता दिया, कंसोल में देखो इसने बता दिया तुम्हारे पास 5 एंट्रीज हैं, 5 रोज हैं, 5 एंट्री मतलब रोज कितनी है 5, हाँ 5 ही थी मेरे पास, ठीक है। फिर उसने बता दिया तुम्हारे पास टोटल 4 कॉलम है, ठीक है, हाँ 4 ही थे मेरे पास, उनके नाम क्या ये भी बता दिया, वेरिएबल्स के नाम क्या है, वेरिएबल मतलब कॉलम, राइट। जब मैं वेरिएबल बोलता हूँ पाइथन में ये टर्म्स याद रखना, व्हेन आई से वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है क्या, कॉलम। व्हेन आई से ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है मैं रो की बात कर रहा हूँ, दीज आर टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स मतलब दीज आर एनालिटिकल टर्म्स, तो एनालिटिक्स में कॉलम कुछ नहीं होता, वेरिएबल होता है। ऑब्जर्वेशन रोज जो है वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एंड व्हेन आई एम सेइंग डेटा फ्रेम दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रहा हूँ, टेबल की, ठीक है। तो जब मैंने कहाँ चला गया इन्फो पर, ठीक है, जैसे ही मैंने इन्फो चलाया, इन्फो ने मुझे बता दी ये सारी चीजें, रोज इतनी कॉलम इतनी, रो कॉलम के नाम क्या क्या है, हेडर्स क्या क्या है वो भी खुद बता दिया, आईडी एक कॉलम है उस डेटा में, फर्स्ट नेम एक कॉलम है, कंपनी एक कॉलम है, सैलरी एक कॉलम है, ये भी चीज बता दी। तो 3 चीजें बता दी, रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम्स के नाम क्या है, और क्या बता रहा है, कॉलम की डेटा टाइप क्या है, आईडी जो है वो इंटीजर है, हाँ आईडी नंबर ही डाले थे हमने, इंटीजर ही होना चाहिए। फर्स्ट नेम जो था वो कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर को हम पाइथन में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंपनी क्या है, कंपनी भी कैरेक्टर था, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। सैलरी नंबर था तो उसको क्या बोला, इंटीजर। क्लियर, तो डेटा टाइप्स क्या क्या हुई फिर मेरे पास, क्या क्या डेटा टाइप हो सकती हैं, इंटीजर हो सकती है कोई चीज, बाय डिफॉल्ट int 64 बोलते हैं उसको, बाइट्स उसको 64 दे रखी हैं, ठीक है। इंटीजर कैसे दिखते हैं, 1 2 इस टाइप वाली विदाउट डेसिमल चीजें, ये इंटीजर है। और क्या डेटा टाइप हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, फ्लोट 64, फ्लोट कैसा होगा, डेसिमल में 1.2, ठीक है, 0.0 लिखा है, 8.9 8.9 लिखा है, दीज आर फ्लोट, पॉइंट लगा है तो फ्लोट बोल दिया उसको। कोई भी ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होती, ऑब्जेक्ट होती है डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, कैरेक्टर वाली चीजों को, ठीक है, जैसे नेम कॉलम है, ठीक है ना, या कंपनी कॉलम है, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जनरली इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं हमारे पास पाइथन में, ठीक है।
अगर कैरेक्टर डिफाइन करना है तो इन्वर्टेड तो कॉमा। सिंगल कैरेक्टर को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ, सिंगल कैरेक्टर भी ऑब्जेक्ट, कॉलम भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी कैरेक्टर वाले कॉलम्स होंगे, कैरेक्टर कॉलम्स होंगे, वो सारे क्या हो गए मेरे पास, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और क्या हो सकती है डेटा टाइप, डेट भी हो सकती है। तो डेट को हम क्या बोलते हैं, डेट टाइम, डेट टाइम। तो डेट्स जो होंगी 09, 03, 91, तो जो डेट्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, डेट टाइम। उसका डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम। और क्या हो सकती है, बूलियन हो सकती है एक डेट टाइप, बूल, ठीक है। बूलियन क्या होती है, कैसी चीज होती है बूलियन, ट्रू फॉल्स वाली, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाली चीजें बूलियन डेटा टाइप है। तो यही 5 मेजर डेटा टाइप्स हैं हमारे पास पाइथन में। तो ये ध्यान रखना है, दीज आर डेटा टाइप ऑफ कॉलम, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती, या नंबर होगा, या डेसिमल वाला नंबर होगा, या वो कैरेक्टर होगा, अल्फा न्यूमेरिक भी होगा तो भी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है, ये देखो कोई कॉलम में वैल्यूज ऐसी हैं @1 2 3 x या c, ठीक है। ये क्या अल्फा न्यूमेरिक है, ये भी क्या होगा, ठीक है। और डेट हो सकती है या बूलियन हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कुछ, बताओ। बोला करो, चुप ना रहा करो। टाइम फॉर्मेट मतलब होता है क्या? कौन सा, इसमें प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं हो सकता? कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ यूज करोगे, क्या करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा में? मैं पूछ रहा हूँ, हो नहीं सकता? हो सकता है, बट दैट इज नॉट कॉलम डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ कॉलम हमारे पास होता नहीं है, वेरी रेयर। कॉम्प्लेक्स इज अ डेटा टाइप इन पाइथन, बट जनरली इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स वी डोंट हैव दैट, राइट। वो अगर कोई चीज तुमने डिफाइन करी है x इक्वल टू आई लिखता हूं तो पाइथन इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट दैट कैन नॉट बी अ कॉलम, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलम नहीं हो ओके। सकता हमारे पास। हम डेटा फ्रेम्स में है, हमें कॉलम के सेंस में चीजें देखनी है कि कॉलम किस तरीके के हो सकते हैं, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्स कॉलम नहीं हो फॉर्मेट सकता कोई। तो इंटीजर कॉलम होगा, टाइम वाला डेट टाइम ही होता है। टाइम वाली जितनी भी चीजें उनका फॉर्मेट डेट टाइम ही, वो किसी भी फॉर्मेट में लिखते हैं। डेटा टाइप ऑफ डेट एंड टाइम इज डेट टाइम। अभी वो डेट टाइम है, नॉट जस्ट डेट और नॉट जस्ट टाइम, डेट टाइम, ठीक है। उसमें ओनली डेट पोर्शन भी हो सकता है, टाइम नहीं हो सकता विदाउट डेट्स, ठीक है। तो जो टाइम है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी इस फॉर्म में कि वो रीडेबल बने। तो डेट्स वाला डेट के साथ टाइम आ सकता है, टाइम अकेला नहीं आ सकता। टाइम अगर अकेला आए तो वो इंटीजर का शेप देना पड़ेगा उसे, तो ही रीड कर सकता। टाइम कोई फॉर्मेट नहीं, ठीक है। सो दीज आर द मेजर डेटा टाइप्स इन ऑफ अ कॉलम्स इन पाइथन। तो उसने और क्या क्या बताया मुझे, इन्फो ने मुझे ये सारी चीजें बता दी कि ये कॉलम है, ये कॉलम के नाम है, ये उनकी डेटा टाइप है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसने मुझे बताई कि अब रियल वर्ल्ड डेटा में बहुत सारा डेटा क्या होता है, मिसिंग होता है, राइट। तुमने डेटा मंगवाया क्लाइंट से पिछले 5 साल का, तो 2 साल से पहले का डेटा जो है वहां पे वो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ नोट नहीं करते थे, राइट। या उसकी सैलरी क्या है इसकी इंफॉर्मेशन नोट नहीं करते थे। तो तुम देखोगे कि 3 साल से पिछला जो डेटा, 2 साल से पहले का जो डेटा है, उसमें बहुत सारा मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ या एज की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। अब तुमने कुछ एनालिसिस करना है कि डेट वाइज क्या एज लेवल पे मुझे ये निकाल के दो। अब इन्फॉर्मेशन ही बहुत सारी मिसिंग है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से तो एनालिसिस, 10 लोग हैं अगर 10 स्टूडेंट्स है, मैं बोलूँ कि 4 की मुझे एज पता है और मैं पूछूं कि मेरे ग्रुप की एवरेज एज क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ 4 लोगों की एज देख के कि एवरेज एज क्या होगी? बोल सकते हैं, हाँ या ना? नहीं। नहीं, नो सर। बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, राइट। जब मेरे पास बाकी 6 लोग जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो आएगी तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, कहानी कुछ और बन सकती है, राइट। तो जब भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, आई कैन नॉट एनालाइज द डेटा, राइट। तो इसने मुझे बता दिया कि तुम्हारे डेटा पे मिसिंग कुछ भी नहीं है। 5 नॉन नल वैल्यूज, हाँ पांचों की पांचों वैल्यूज हमने आईडी की डाली थी, 11 12 13 14 15। फर्स्ट नेम में भी सारी वैल्यूज थी, कंपनी भी फुल था, सैलरी भी सबकी अवेलेबल थी।
So this will also give you an information about how much data is missing in your columns, right? ये भी इन्फो से पता लग जाता है। अगर यहाँ पे आ जाता एक मिसिंग होता, सैलरी एक बंदे की अवेलेबल नहीं होती, तो यहाँ क्या लिखा आता, क्या लिखा आता बताओ? नल नल नल। हाँ, एक खाली बंदे नल की आ जाता है सर, सैलरी, तो क्या लिखा आता है यहाँ पे? नल ही आता है। क्या नल आता है? कितने नल आते हैं? और 1 नल। 1 1 1 नॉन नल की टर्म्स में वो बता रहा है तुम्हें। जब 0 नल था तो क्या लिखा उसने? 5 नॉन नल। जब 1 नल होगा तो क्या लिखेगा? 4 नॉन नल। 4 नॉन नल, राइट। क्या मुश्किल है इसमें? तो 4 नॉन नल वैल्यूज लिख के अगर आया तो मुझे वहां से पता लग गया कि टोटल तो 5 रिकॉर्ड है, बट इसके पूरे रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब सैलरी में देयर इज मिसिंग इंफॉर्मेशन, आई मे नीड टू चेक दिस कॉलम फर्स्ट, और कि जिन लोगों की सैलरी मिसिंग है उनकी सैलरी कैसे फिट की जाए, ठीक है, उस पे। नहीं तो वो एनालिसिस जो है वो मेरा सही नहीं होगा, बायस हो सकता है वो एनालिसिस, राइट, अगर मैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे कुछ काम कर दूं। क्लियर? कोई डाउट? तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फो। एक और फंक्शन है साइज। साइज मुझे क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। साइज मुझे बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं डेटा में। बहुत सिंपल फंक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें, प्रोग्रामिंग वाला कुछ भी नहीं है। तो जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता है, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, so दिस इज नॉट प्रोग्रामिंग एट ऑल, राइट। तो हर चीज फंक्शन यूज करके हो रही है ऑटोमेटिकली। हमने कुछ नहीं करा, हमने कोई कोड थोड़ी लिखा है कि मिसिंग पता करो, कॉलम्स के नाम पता करो, डेटा टाइप पता करो। वी हैव सब कुछ पाइथन करके दे रहा है। हमें सिर्फ याद होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे होती है। mydt.size, साइज मुझे क्या बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे पास पूरे डेटा में, राइट। साइज क्या था इस डेटा का? क्या साइज था? शेप क्या थी? सॉरी, शेप क्या थी? 5/4। 5/4 तो 5/4 में कितने एलिमेंट होंगे? 5 रोज और 4 कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? हाँ, 20 20 होंगे, 20। राइट। 5 रोज में ठीक है, और 4 कॉलम में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 20 भी हो सकते हैं। तो साइज विल गिव यू कि टोटल एलिमेंट कितने हैं डेटा में। शेप को मल्टीप्लाई कर दो, 5 रोज 4 कॉलम 20, तो साइज विल बी 20। साइज 20। तो साइज बताता है कि सेल कितने हैं मेरे पास डेटा में, वैल्यूज कितनी पड़ी हैं। तो देयर आर 20 वैल्यूज इन दिस डेटा सेट, राइट, दैट इज साइज। शेप मुझे बताता है कितने बाय कितने का कॉलम है। इन्फो मुझे बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सेट। विदाउट ओपनिंग वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो दिस वाज कि मैंने एक डेटा बनाया, आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट कि वो डेटा सही बना है, जो हमने बनाया था वही बना है, पाइथन ने कुछ और तो नहीं समझ लिया उसे। सर एक डाउट है, हाँ जी। जैसे आपने लिखा साइज में 5/4 मतलब ठीक है 20 आ गया। अगर कोई कॉलम मिसिंग होगा तो ये साइज हमें बताता है कि इतना एक्चुअल होना चाहिए या इतने सेल काउंट करता एलिमेंट्स है, मतलब फुल है। फुल डायमेंशन बताएगा वो, ये नहीं देखेगा उसके अंदर वैल्यू पड़ी है या नहीं, राइट। मतलब ये हमें बताएगा कि इतनी वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? 5/4 कैन कंटेन 20 वैल्यूज, राइट। उसमें अगर मिसिंग भी है तो भी आंसर विल बी 20 होंगे। अच्छा ओके। ठीक है, साइज मतलब कितने सेल जनरेट हुए इस शेप में। तो सेल तो जनरेट हुआ है ना, डेटा तुमने वहां से राइट बना दिया, तो सेल तो जनरेट हुआ ही है। रोज और कॉलम तो बने ही है, एम्प्टी सेल हो सकता है, बट दैट इज अ कॉलम और दैट इज अ रो, राइट। तो रो और कॉलम का तो पार्ट है ये। तो ये जितने फंक्शन है ये स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, वैल्यूज पे काम नहीं कर रहे, समझ लो। राइट। डेटा का स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि डेटा की शेप कैसी दिख रही है, उसके अंदर वैल्यूज क्या पड़ी हैं उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, राइट। उसके अंदर वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी है उस पर फोकस नहीं है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें चीजें बता रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, हमें खुद का डेटा बनाना आ गया, वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटा सेट। हम उस पर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कुछ फंक्शन चला के कि हाँ डेटा सही बना है जैसा बनना चाहिए था। नाउ सेकंड केस आता है, इंपोर्ट कैसे करना है डेटा, ठीक है। हाउ टू इंपोर्ट अ डेटा सेट यूजिंग अ फाइल। पहले हम लेते हैं CSV फाइल। अब CSV फाइल कैसी होती है, कैसी दिखती है CSV फाइल? बहुत कंजस्टेड होती है, कॉमा सेपरेटेड होती है। कॉमा सेपरेट, कॉमा दिखते हैं हमें? नहीं नहीं। CSV फाइल इज जस्ट लाइक एन एक्सेल फाइल, राइट। ये देखो मैं खोल के दिखाता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको खोला,
एक्सेल खुल गया, इसमें मैं सेम डेटा कॉपी कर रहा हूँ जो हमने खुद से बनाया था, ठीक है, वही डेटा इसमें डाल देते हैं। ये माई dt, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, डल गए वो सारे कॉलम, सेम डेटा है। अब सेम डेटा मेरे पास कहाँ पड़ा है, इस बार हमने खुद से नहीं बनाया, ये मुझे क्लाइंट से आया। फॉर एग्जांपल उसने मुझे एक CSV फाइल दी जहाँ 4 कॉलम है, यहाँ पे 400 कॉलम भी हो सकते हैं, यहाँ 5 लोग हैं, वहाँ पे 5000 लोग भी हो सकते हैं, 5 लाख लोग भी हो सकते हैं, कोड विल रिमेन द सेम, डेटा का साइज पे कोई चीज डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं, जितनी मर्जी रो हो सकती है। तो अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, ये देखो सेव एज एक्सेल ही था ना ये, अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो अभी क्या बना हुआ है, ये एक्सेल वर्कबुक, बट अब हम क्या करना चाह रहे हैं, CSV। तो CSV का फॉर्मेट क्या होता है, ये कॉमा डेलिमिटेड, CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड फाइल, तो कॉमा सेपरेटेड फाइल का डॉट CSV कॉमा डेलिमिटेड बना दो इसको, कॉमे दिखेंगे नहीं, रहेगा वैसा ही शेप, ठीक है, कॉमे दिखेंगे नहीं, रहेगा वो वैसा ही, ठीक है। दिखा भी तुम्हें एक्सेल की रहा है, बट उसका बाय डिफॉल्ट पीछे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, डेटा टाइप डॉट CSV हो चुकी है उसकी, ठीक है। अब ये कहाँ सेव करा हुआ है हमने, ये देख लेते हैं, उसका लोकेशन क्या है वो देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में पड़ा है, इसको मैं फाइल को बंद कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट, इसी के बेस पे बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ पे book1.csv के नाम से एक फाइल सेव करी होगी हमने, ये बनी है, book1.csv बन गया, राइट। एक्सेल था, CSV बना दिया, ये देखो ऊपर लिखा आ रहा है, इट इज अ सेपरेटेड फाइल, ठीक है। इसका ये कहाँ पड़ी है, इसका पाथ कैसे रीड कराना है, हमें क्या करना है, हमें एक फाइल रीड करानी है, फाइल तुम्हारे कंप्यूटर पे पड़ी है, तो पाइथन को बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर का पाथ रीड करो, फाइल कहाँ पड़ी है वहां से उठाओ जाके, ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन करा, ये देखो यहाँ पे ऊपर जो कर्सर आता है इसको दबा दिया, तो फाइल कहाँ पड़ी है, C यूजर साहिल डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर पड़ी है क्या, book1.csv, ठीक है। book1 का B कैपिटल है, तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगर स्मॉल लिख दोगे तो वो कहेगा इस नाम की कोई फाइल नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, मैंने पाथ दे दिया इन्वर्टेड कॉमास में, C यूजर साहिल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जाओ, ये डबल आएंगे, ठीक है, यहाँ जाओ, फाइल का नाम क्या है, book1.csv, यही बात है, यही फाइल है मेरी, C यूजर साहिल डॉक्यूमेंट्स में book1.csv। CSV फाइल रीड करने के लिए फंक्शन क्या है, पांडास का कौन सा फंक्शन, रीड अंडरस्कोर CSV, दैट्स इट। मैं कह रहा हूँ रीड CSV चला दो फंक्शन, किस पे, एक CSV फाइल को रीड करने के लिए, उसका नाम दे दिया book1.csv। अब फाइल को रीड करके क्या बनेगा, एक टेबल बनाना है हमें पाइथन में, यहाँ पे एक टेबल बनेगा, टेबल के ऊपर काम करना है हमें, एक्सेल में तो काम करना नहीं है। तो अब इससे जो टेबल बनेगा उसका नाम क्या रखा है, इक्वल टू के उधर टेबल के नाम रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट के नाम रखते हैं, तो टेबल का नाम रख दो माई डेटा, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो। इसको चलाया, कोड चल गया, नीचे कोई एरर नहीं आया, मतलब माई डेटा बन गया, ये देखो, ये देखो, अब 1 सेकंड में तुम्हारा डेटा बन गया, माई डेटा नाम का एक टेबल बन चुका है, जिसके अंदर क्या है, 5 रोज 4 कॉलम, और वो कॉलम क्या है, वही सारे ID फर्स्ट नेम जो हमने मैनुअली बनाए थे, बन गया सेम डेटा, राइट, यही बनाया था हमने मैनुअली, यस सर, राइट एवरीवन। Yes, 17 लोग हैं, 15 यस आने चाहिए कम से कम, Yes, sir. यस सर। 4 ही हैं, यस सर, यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट, नो सर। नो सर। ठीक है। तो नो सर, वही डेटा अगर CSV में पड़ा होता है, एक्सेल में पड़ा होता है, तो भी हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो डेटा CSV में डाला, इस बार CSV से रीड करके हमने टेबल बना दिया, तो मतलब CSV में कोई भी डेटा पड़ा हो, नाउ यू नो हाउ टू रीड दैट, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन करना है, पाथ दिया, कहाँ पे फाइल पड़ी है,
Python will automatically go to that path, read that data and convert that into a data frame. ठीक है, अब इसके ऊपर जो मर्जी करो, फिर से वही सारे फंक्शन चला सकते हो। क्लियर? सर अगर मैं ये डेटा फ्रेम ना होता, सपोज एक ही डायमेंशन का होता, मतलब एक ही रो होती पूरे एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल में, तो वहाँ पे वो भी ले लेता ना, मतलब उसका टाइप वो ले लेता, लिस्ट या कुछ और जो भी होता है। नहीं, अगर CSV फाइल में कोई भी चीज डाली है तो दैट इज 2 डायमेंशनल। CSV फाइल में अगर हमारे पास एक ही रो है तो 1 रो का मतलब क्या होगा? 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम्स, राइट? और अगर एक ही कॉलम है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 कॉलम एंड मल्टीपल रोज, राइट। डायमेंशनल है वो। अगर एक ही रो या एक ही कॉलम एक्सेल में पड़ा है तो इट्स 2 डायमेंशनल, नॉट 1 डायमेंशनल। लिस्ट में ये 1 डायमेंशनल है, तो इसका रो और कॉलम नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास। ओके ओके ओके। फाइल से जो भी चीज आएंगी वो हमेशा 2 डायमेंशन में ही होगी। उसका कोई कॉलम हेडर होगा और उसकी कोई रो बनती होगी, चाहे वो CSV फाइल है, चाहे एक्सेल फाइल है, चाहे वो नोटपैड फाइल है। फाइल में कुछ भी रीड करोगे तो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ 2 डायमेंशनल टेबल ओनली, राइट? 1D नहीं हो सकता। ये चीजें, बेसिक चीजें विजुअलाइज करके देखो दिमाग में कि हाँ ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, क्या कोई डाउट? अब कोई भी फाइल हो CSV, you need to write this syntax only, it will create a table for you. Okay? अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितने लोगों का डेटा था मेरे पास इस फाइल में? कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं, राइट? मैं कह रहा हूँ कि हमें ऑन साइट भेजना है लोगों को, ठीक है? तो हम लॉटरी वाइज ही भेज सकते हैं। वी कैन नॉट गिव, क्या कहते हैं उसको, ठीक है? हम बायस नहीं हो सकते। we have to give a offer but based upon a lottery only, right? तो 5 लोगों में से हमें 3 ही भेज सकते हैं। हम लॉटरी डालेंगे, जिनके नाम आगे पर्ची में वो लोग जाएंगे, सिंपल, राइट? तो मैं रैंडमली, राइट, अब इसका कहने का मतलब क्या है? मैं एक डेटा में से रैंडमली कुछ डेटा उठाना चाहता हूँ, राइट? रैंडमली, विदाउट बायस, विदाउट चेकिंग एनी डेटा। मैं कह रहा हूँ 5 में से कोई 3 लोगों का डेटा उठ के आ जाए मेरे पास, जिनका डेटा आएगा उन लोगों को ऑन साइट भेजेंगे, राइट? विदाउट बीइंग बायस, विदाउट चेकिंग देयर नेम्स, या विदाउट considering any aspect of their data. I just want to filter out random people from that pool, ठीक है? तो अब रैंडम, इसको क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग, राइट? रियल वर्ल्ड में रैंडम सैम्पलिंग बहुत यूज होगा इस कोर्स में, बहुत जगह हम रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ध्यान से समझो। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है रैंडमली पिक अ proportion of data out of this data set। अब इसका यूज कहाँ हो सकता है? ठीक है, जैसे ही मेरे पास क्या है, माई डेटा, जिसमें 5 रोज हैं, मैंने उस पर सैंपल फंक्शन चलाया, ठीक है, माई डेटा डॉट सैंपल फंक्शन, और मैंने क्या बोल दिया, कितने लोगों को भेजना है हमने? 3 को, n इक्वल टू 3, n का मतलब नंबर ऑफ रोज, 5 में से 3 रोज उठा लो, ठीक है? ये चलाया। अब देखते किन किन के नाम निकल के आते हैं। देखो रैंडमली आईडी नंबर पर मेरे पास कितने थे? 11, 12, 13, 14, 15, 5 लोग थे। आईडी नंबर 15 उठा, फिर आईडी नंबर 11 उठ के आया, फिर आईडी नंबर 13 उठ के आया। ये 3 लोग, इनका नाम लॉटरी में आया है, दे विल बी ट्रेवलिंग, फाइन। रैंडमली 3 लोग उठा लिया हमने, कोई विदाउट गिविंग एनी कंडीशन, मशीन ने उठा के दे दिया हमें। अब इसका रियल वर्ल्ड में यूज केस कहाँ हो सकता है? बताओ, कहाँ यूज कर सकते हैं ये चीज? हमें जब एवरेज करना हो या कुछ एवरेज से रिलेटेड, लकी ड्रॉज जब निकलते हैं, लकी ड्रॉज में, लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ कैन बी वन एग्जांपल, राइट? मेरे पास 1000 लोगों ने लॉटरी ले रखी है, मैंने ये फंक्शन चलाया, उसमें एक बंदे का नाम निकल के आया, जिसका नाम निकल के आया उसकी लॉटरी निकल गई। और कहाँ यूज कर सकते हैं? सर रैंडम चेक करने के लिए कि रैंडमली डेटा करेक्ट है या नहीं। हाँ, डेटा चेक करने के लिए कि रैंडमली करेक्ट है कि नहीं, हम ऐसे ये ऑडिट्स होते हैं, फंक्शन ऑडिट्स यूज ये भी कर सकते हैं। रैंडमली मुझे डेटा चेक करना है, मैं कह रहा हूँ एक बंदे का डेटा उठा के रैंडमली चेक करो कि वैसे ही नंबर है जैसे होने चाहिए। दैट कैन बी Yes. एग्जांपल। अनदर वन, ऑडिट्स होते हैं, या फिर
ऑडिट जब में क्या करेंगे? जैसे हम ऑडिट्स होते हैं तो वो कोई भी फाइल उठा के चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेटा की वेरिफिकेशन करनी है। राइट, वो भी एग्जांपल हो सकता है। और डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जांपल बताओ, मतलब जहाँ पे हम प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन देखें। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है क्या एग्जांपल हो सकता है, मुझे मेरे पास 2 लाख लोगों का डेटा है, ठीक है, और मैं रैंडमली चेक करना चाहता हूँ कि 2 लाख नहीं 20 लाख लोगों का डेटा है, ठीक है, वो एक्सेल में फिट नहीं आया डेटा, मल्टीपल फाइल्स में पड़ा है, ठीक है। अब मेरे पास लोगों की एज अवेलेबल है, ठीक है, 2 लाख कस्टमर्स की 20 लाख कस्टमर्स की। आई वांट टू रैंडमली चेक कि मेरी एवरेज एज क्या है, तो मुझे 20 लाख लोगों के ऊपर ऑपरेशन मारने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी 20 लाख पे मारता हूँ मेरा एक्सेल हैंग कर जाता है, रिजल्ट ही नहीं आता है, राइट। अब इस सोल्यूशन को मैं कैसे टैकल करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इन 20 लाख में से एक रैंडम सैंपल पुल कर लो। रैंडम सैंपल जनरली रियल वर्ल्ड में 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन होता है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 20 लाख। मैंने अजम्पशन करा मेरे 20 लाख कस्टमर है, मैं देखना चाहता हूँ एवरेज एज क्या है मेरे कस्टमर की। 20 लाख पे मेरा टूल चल ही नहीं रहा एक बार में ऑपरेशन करने में, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जनरली रफली 10% डेटा उठा लूंगा। 2 लाख लोगों का डेटा उठा लिया मैंने, उनकी एवरेज एज देखी, एवरेज एज निकल के आई से 34। तो दैट मीन्स मेरी पॉपुलेशन की एवरेज एज भी क्या होगी? 34 के आसपास ही होगी। तो रैंडम सैम्पलिंग की एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही सही प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जो रैंडम सैम्पलिंग के रिजल्ट आते हैं ना, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन, राइट। तो अगर जो सैंपल बता रहा है वैसी ही चीजें तुम्हारी ओवरऑल पॉपुलेशन की भी होंगी। जैसे ये निकला, ठीक है, ये देखो अप्रोक्सीमेट डेटा जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा नॉन बायस होगा, जितना छोटा होगा उतने ही ज्यादा बायस होने के चांस हो सकते हैं। मैं एक रफ एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक डेटा बना लिया x1, ठीक है, x1 में मैंने ये चलाया 3 लोगों का डेटा, ठीक है। अब ये 3 लोगों का डेटा में x1 आ गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ x1 जो आया, ये 3 लोग जिनकी लॉटरी निकली है, ये कौन कौन है। एक और चीज है रैंडम सैम्पलिंग में, हर बार रैंडम सैम्पलिंग का कोड चलाओगे तो कोई और अलग लोग आ जाएंगे, राइट। मैंने पिछली बार ये कोड चलाया तो कौन आया? 15, 11, 13। फिर से ये कोड रन कर दिया, इस बार कौन आया? 15, 12, 14, राइट। समझ रहे हो? सेम कोड चलाने पे रैंडमली हर बार वो अलग लोग रैंडमली पिक कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडम सैम्पलिंग जब भी चलाओगे 15, 11, 13 ही आएगा। रैंडम सैम्पलिंग क्या रिजल्ट हर बार अलग आएगा, क्योंकि हर बार सैंपल फंक्शन चल रहा है और वो रैंडमली पिक कर रहा है, ठीक है। अब मैंने x1 बना लिया इसका एक डेटा सेट। x1 में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, x1 के अंदर जो सैलरी कॉलम है, ठीक है, उसका क्या बता दो मुझे, एवरेज कर दो या मैक्स सैलरी बता दो। मैक्स तो नहीं, एवरेज कर देते, मीन ऑफ ठीक है, एक सेकंड, तो एवरेज नहीं हो सकता, चलो सम ऑफ सैलरी कर लेते हैं, राइट, ठीक है। सम ऑफ सैलरी मेरे को दे देगा सम ऑफ सैलरी क्या आया? 225, ठीक है। अब मैं ओरिजिनल डेटा का अगर देखूंगा उसका तो ज्यादा ही होगा क्योंकि सम है, ठीक है। बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओरिजिनल डेटा क्या था? माई डेटा, ठीक है। मीन क्यों नहीं चल रहा फंक्शन? हाँ, एवरेज आ गया 75, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग में जो 3 लोग बताए उनकी एवरेज सैलरी है 75। अब मैं यही चीज किस पे देखता हूँ, किस पे देखना चाह रहा हूँ? माई डेटा पे। तो माई डेटा के अंदर जो सैलरी कॉलम है 5 लोगों पे, ठीक है, माई डेटा के अंदर जो सैलरी कॉलम है उस पे एवरेज सैलरी बताओ लोगों की क्या है, ठीक है। देख रहे हो है आसपास, ये तो 5 ही लोग थे तो बायस हो सकता है, बट जब बड़ा डेटा होगा तो
बिल्कुल आसपास आएगा। देखो एक के 75 आया, एक का 79 आया, तो पास पास है। मतलब रैंडम सैम्पलिंग में जो रिजल्ट निकल के आएंगे, तुम्हारी ओवरऑल पॉपुलेशन के रिजल्ट भी उसी के आसपास होंगे, राइट। मैंने 3 लोग निकाले, एवरेज सैलरी उन लोगों की निकल के आ रही है 75। तो अब तुम्हारा जितना भी पॉपुलेशन है उसमें 30 लोग थे, 30 लोगों की एवरेज निकालोगे वो भी 75 के आसपास आएगी। तो ये एक रैंडम सैम्पलिंग की प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है, उस पर पूरे पे काम नहीं किया जा सकता, तो वी कैन वर्क ऑन अ सैंपल ऑफ दैट डेटा। तो सैंपल के जो रिजल्ट आएंगे वही रिजल्ट मेरे पॉपुलेशन पे भी होल्ड करते होंगे। अगर सैंपल ने बताया कि एवरेज एज 75 है, तो मेरे पॉपुलेशन की एवरेज एज भी 75 के आसपास होगी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी है हाँ जी। सर, जैसे ये x1 इज इक्वल्स टू माई डेटा डॉट सैंपल n इज इक्वल्स टू 3, ये आपने सैंपल चलाया था, हम इसको बार बार रन करेंगे तो इसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो जाएंगी? आप अभी बोल रहे थे। चेंज ही होगी, हर बार अलग आएगा। पहली बार हाँ, चला और लोग तो फिर हर बार जैसे हम जितनी बार भी रन करें इसको, तो हर बार एवरेज तो अलग ही आ जाएगा। एवरेज जो आएगा वो सेम ही मतलब एवरेज जो है वो उसी के आसपास आएगा। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि ऐसे लोग उठाओ जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। तो पॉपुलेशन की तो जो रैंडम सैम्पलिंग है वो लोग ही ऐसे उठाएगा कि एवरेज 75 के आसपास बने। समझ रहे हो? सैंपल फंक्शन है ना, वो इंटरनली बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा है। तो रैंडम सैंपल फंक्शन ऐसे नहीं कि कोई भी 3 उठा लिए, वो तीन उठाएगा जिससे एवरेज 75 के आसपास आए, क्योंकि मेरी ओवरऑल पॉपुलेशन की एवरेज 75 है। तो वो 3 ऐसे चीजें उठाने की कोशिश करेगा जो 75 के आसपास बना दे मेरा एवरेज। समझ रहे हो? ठीक है सर। ये इंटरनली चल रहा है, हमें नहीं दिख रहा ये चीज। हमें लग रहा है कि रैंडमली कोई भी 3 लोग उठ के आ गए हैं, बट वो 3 लोग वो 3 का कॉम्बिनेशन उसने उस हिसाब से उठाया है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो तुम देखोगे कई कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं आएंगे, राइट। वो इसलिए नहीं आएंगे कभी भी क्योंकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करते होंगे, उनका एवरेज करके 75 के आसपास आता ही नहीं होगा। तो इसलिए वो 3 कॉम्बिनेशन उसने रैंडमली कभी नहीं बताया कि ये 3 निकल के आए हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? पूछो। पूछ ही नहीं रहे यार, बड़े स्लो हो तुम लोग। सर आगे समझ। मेरा यहाँ गला बैठ गया और तुम बोल ही नहीं रहे। हाँ जी साहिल जी, अंडरस्टूड। ये सही था। अच्छा सर, अगर हम सैंपल में जैसे आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 5 डाले और हम सैंपल में n इक्वल्स टू 5 ही लिख दें, तो सारे ही आ जाएंगे ना? सारे आ जाएंगे, शफल्ड आएंगे, कोई भी पहले उठा लेगा, कोई बाद में, कोई बात। हाँ, एक और कहानी सैंपल की। सैंपल क्या है ये भूल जाता है। सैंपल की बहुत कहानी है, जब हम स्टैट्स में जाएंगे तो ये और डिटेल में देखेंगे, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें। एक तो सैंपल हमने ये देख लिया कि वो वैसा ही सैंपल निकालेगा जो पूरी पॉपुलेशन के स्टैट्स के साथ मैच खाता होगा। दूसरी चीज है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैंने 5 लोग हैं मेरे पास, मैंने 5 ही डाल दिए सैंपल में भी। अब 5 लोग उठेंगे किसी भी ऑर्डर में, पहले उसने 4 उठा लिया, फिर 1 उठा लिया, फिर 2 उठा लिया। सैंपल जो चीज है ना वो भूल जाता है कि मैंने पहले क्या उठाया था, राइट। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि पांचों बार क्या आ जाए, सेम बंदा, सेम आ जाए, राइट। ये भी पॉसिबल है सैंपल में। सैंपल याद नहीं रखता मैं किसको पिक कर चुका हूँ, वो एक बार जाता है, एक चीज पिक करी, ठीक है, उसको देखा, अच्छा ब्लू कलर, वो बॉल फिर से बीच में डाल दी, फिर से निकाली, फिर से ब्लू कलर की बॉल वही वाली निकल आई। पॉसिबल है, राइट। तो सैंपल का मतलब ये नहीं है कि सैंपल का साइज कम हो जा रहा है, सैंपल का साइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम है। तो हर किसी की सेम प्रोबेबिलिटी है दोबारा उठने की। समझ रहे हो? जब मैंने बोला, ये देखो ये कॉन्सेप्ट समझो, जब मैंने बोला 3 लोग उठाओ 5 में से, उसने पहला उठाया नंबर 1। जब दूसरा उठाना गया तो दूसरे उठाने जाने वक्त ये नहीं कि अब सैंपल में 4 लोग रह गए, सैंपल में अभी भी 5 लोग ही हैं। फिर तो से सर वो रिपीट क्यों नहीं हुआ? हाँ, फिर ये 3 में रिपीट क्यों नहीं हुआ? ये तो बाय चांस रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि वो ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना चाह रहा है जिससे एवरेज तुम्हारी 75 के आसपास बने, राइट। तो कॉम्बिनेशन खुद देखता है ना वो कौन रिप्रेजेंट कर दे पॉपुलेशन को। ओके। तो वो हमारे हाथ पे नहीं है रिपीट होगा कि नहीं, वो देखेगा कि
ये देखो मैंने 5 चलाया, किसी केस में रिपीट हो सकता है, देख सकते हैं हम, किसी में मे भी ना हो, इसलिए नहीं हो रहा रिपीट। ठीक है, फिर से चलाया, किसी भी ऑर्डर में वो उठाएगा। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि उसको लगता होगा कि 74, 78, 76, 71, 96 ये बहुत अलग अलग दूर दूर के नंबर हैं, राइट। तो इसमें मुझे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही मेरी पॉपुलेशन, यही मेरा सैंपल, राइट। तो वो 76 की जगह 74 क्यों डालेगा, 74 ही डालेगा ताकि 100% मैच मिले, समझ रहे हो? और सर ये रिपीट वाला केस सिर्फ तभी आ सकता है जब सैंपल का साइज पॉपुलेशन के साइज से इक्वल हो, या डिफरेंट हो तब भी आ सकता है? जब सैंपल का साइज पॉपुलेशन के साइज के बराबर होगा तो वो स्टैट्स देख रहा है, स्टैट्स भी देख रहा है वो साथ के साथ कि क्या करने पे मेरी एवरेज सैलरी इतनी आएगी, इसके आसपास आएगी। अगर उसे लगता हो रिपीट करके वो चीज अचीव हो रही है तो वो कर लेगा। अगर उसे लगता होगा कि रिपीट करके वो चीज अचीव नहीं हो रही तो वो सिंगल वैल्यू भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये नंबर्स पे डिपेंड करता है कि जो तुम्हारे पास अंदर नंबर है वो तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे, वो कॉम्बिनेशन कहाँ लेके जाएगा। तो जब भी तुम्हारा सैंपल का साइज जब अगर तुम सैंपल उतना ही उठा लेते हो जितना पॉपुलेशन है तो रिपीट होने के बहुत ही कम चांस है, तब रिपीट नहीं होगा। रिपीट तब हो सकता है जब तुम एक छोटा सैंपल उठाओ एक बड़े सैंपल में, एक बड़ी पॉपुलेशन में से। ठीक है, तब रिपीट हो सकते हैं, सेम चीजें मिलके तुम्हें वैसा नंबर दिखा सकती हैं जो तुम्हारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट। सर ये भी एक केस हो सकता है अगर सबकी सैलरी सेम होती हाँ, और सबकी हम सेम होती तो फिर कोई भी चीज तीनों बार आ जाती, राइट, रिपीट हो जाती। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जनरली रिपीट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी लेके हम चलेंगे। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, इस बार तो मैंने बोला था 3 लोगों का डेटा उठा लो, राइट। मैं ये भी बोल सकता हूँ 50% लोगों का डेटा उठा लो या 20% लोगों का डेटा उठा लो या 10% लोगों को हम ऑन साइट भेजेंगे, ऐसे भी बोल सकता हूँ, राइट। अब मैं इस बार मैंने नंबर नहीं बोला, मैंने बोला टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उसके 10% लोगों को वी विल सेंड ऑन साइट। ठीक है, अब वो 10% क्या है वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, माई डेटा डॉट सैंपल, पिछली बार क्या दिया था n का मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी उठानी है। ठीक है, पिछली बार 3 उठा रहे थे हम, तो 3 लोगों का डेटा उठा लो। फ्रैक्शन का मतलब कितनी परसेंट डेटा उठाना है, कितना परसेंट डेटा उठाना है, फ्रैक्शन मतलब परसेंट। तो 0.10 का मतलब क्या होता है, 10%। 10% उठा लो। तो ये तो 5 ही लोग हैं तो 10% तो एक ही आएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता है, 20%। 20% कितना होगा 5 का, एक बंदा, राइट। एक बंदे का डेटा रैंडमली दे दो, देखो आ गया। इस बार 14 आया, फिर से कोड चला दिया, इस बार 11 उठा लिया, फिर से कोड चला लिया, 13, 14, 15, 14, 13, 12, राइट, कोई भी उठा सकता है। सही है, सही है। सही है सर। तो परसेंटेज उठाना है फ्रैक्शन से और नंबर एग्जैक्ट नंबर उठाना है तो n से। अगर मैं बोलूँ कि 100 में से 3 लोगों को उठा लो रैंडमली तो n = 3। अगर मैं 3% उठा लो तो 0.03, 30% उठा लो तो 0.30। और अगर मुझे 100% डेटा उठाना हो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 100 1 1 only, 0.1 नहीं सर, 1। 1 ओ हाँ सॉरी ठीक है, 1 का मतलब है 100%, 0.1 का मतलब तो 10% था, तो 1 का मतलब 100%। तो 1 लिख दिया तो सारा डेटा रैंडमली उठ के आ गया। क्लियर, सैंपल क्लियर है पूरा? यस सर। ऐसे चलता है रैंडम सैम्पलिंग। Yes, रैंडम sir. सैम्पलिंग में हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब हम स्टैट्स वाली क्लास में, मशीन लर्निंग वाली क्लास में पहुंचेंगे। अभी उसका स्कोप नहीं है, अभी हम फाइल रीड करना वापस अपनी दुनिया में चलते हैं। अब जब ये तुम फाइल्स रीड करते हो तो तुम कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हो साथ में। फॉर एग्जांपल एक फाइल है जहाँ पे हेडर ही नहीं है, ऐसी फाइल होती नहीं है कि हेडर के बिना फाइल हो, बट ऐसी फाइल आ गई जिसमें पहली रो से ही डेटा स्टार्ट हो जाता है, राइट। आइडियली क्या होता है, फर्स्ट रो क्या होगी CSV में, एक्सेल में पहली रो क्या होती है तुम्हारी, कॉलम नेम, राइट। तो कॉलम नेम होंगे फर्स्ट रो में। तो अगर कॉलम नेम ही नहीं दे रखे, ठीक है, तो तुम्हें स्किप करना पड़ेगा। एल्स वो क्या करेगा, फर्स्ट रो में जो डेटा पड़ा है उसको कॉलम नेम समझने की कोशिश करेगा, राइट। ऐसा अगर सिनेरियो हो जाए तो हम क्या लिख देंगे, हेडर = नन, कि इस फाइल में हेडर नहीं लगे हैं। तो उसको जब रीड कराओगे तो वो खुद से हेडर बना देगा
V1 V2 V3 V4 मतलब वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 जितने भी होंगे उतने V1 V2 V3 V4 बना देगा और डेटा करप्ट नहीं होगा मेरा। क्लियर, समझ गए? सर आपने p डॉट रीड RSV क्यों लिखा है आपने? हमने तो ऊपर pd नाम दिया था ना पांडा का। ये तो पुराने कोड हैं पहले के लिए, PD आएगा PD। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? सर ठीक है, हेडर इक्वल टू नन हो सकता है, ये एक ऑप्शन है, बाकी कोड सेम ही रहना। और ऑप्शन होता है स्किप रोज। मैं बोल रहा हूँ पहले 5 लोगों का डेटा ना करप्ट आता है, हर बार फाइल आती है मेरे पास हर महीने और पहले 5 लोगों का जो डेटा होता है वो खराब होता है, मतलब उसमें जो नंबर्स हैं वो कुछ और ही नंबर्स आ जाते हैं, वो मतलब अल्फा न्यूमेरिक ऐसे कुछ टेक्स्ट बन जाता है। तो 5 रो स्किप कर दो। तो ऐसा भी है कि मैं बोलूँ कि छठी रो से रीड करना शुरू कर दो डेटा, वो फर्स्ट रो से होगा, राइट। अब मुझे पता है कि हर बार जो फाइल आती है उसमें पहली 5 रोज जो है वो चाइनीज में लिखा होता है डेटा, तो हमें वो पाइथन में हमें उसको रीड नहीं करवानी है वो 5 लाइंस, और नीचे से रीड करवाना शुरू करना है जहां से मेरा एक्चुअल नंबर शुरू होते हैं। मैंने स्किप रोज इक्वल टू 5 कर दिया, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शनल चीजें हैं ये बेस्ड अपॉन डेटा, राइट। तो स्किप रोज एक मेरे पास कीवर्ड है, हेडर इक्वल टू नन एक कीवर्ड है, n रोज इक्वल टू 10 ये भी है। n रोज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास फाइल है जिसमें 1000 रोज पड़ी हैं, राइट। म्यूट पे चले जाओ यार, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर वो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आती रहती है। जब क्वेश्चन पूछना हो तब अनम्यूट कर लो, ऐसे म्यूट कर लो। तो अब मैं कह रहा हूँ n रोज इक्वल टू 10। n रोज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? मेरे पास 1000 रोज हैं, अब मुझे 10 ही उठानी है उसमें से, ठीक है, पहली 10। n रोज मतलब हाउ मेनी रोज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। तो मैं कह रहा हूँ पहली 10 रोज ही उठाओ, बाकी हमारे काम की नहीं है। तो हर महीने मेरे पास टॉप 100 कस्टमर्स का डेटा आता है, राइट। मैं कह रहा हूँ उसमें से टॉप 10 कस्टमर्स का एक टेबल बना लो पहली 10 रोज उठा के, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगा? n रोज इक्वल टू 10। तो पहली 10 रोज उठ के मेरे पास टेबल में आ जाएंगी। मैं पूरा डेटा लोड करूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ जितना चाहिए उतना ही रोज करूंगा। ये तभी सिनेरियो चल सकते हैं जब तुम्हें पता है कि एक्सेल में क्या हो रहा है, CSV फाइल में क्या हो रहा है, हेडर नहीं लगे, देयर इज ऑलरेडी एन अजम्पशन ऑफ दैट, ठीक है। मुझे पता है पहली 5 रोज करप्ट हैं, जब मुझे अजम्पशंस ऑलरेडी हमने ले रखी हैं कि ऐसा है फाइल में, तब ये सारी चीजें चल सकती हैं, ठीक है। मुझे पता है 10 लोगों का डेटा ही उठाना होता है टॉप 100 कस्टमर्स में से, हम बाकियों पे फोकस नहीं करते, पहले 10 लोगों को हम ऑफर भेजते हैं। तो उन 10 लोगों का डेटा उठा के पाइथन में ले आओ, वहाँ पे कुछ एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उनको ऑफर भेजेंगे। तो हर महीने टॉप 10 कस्टमर्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हर महीने मैं ये कोड चलाऊंगा, 10 लोग उठ के आएंगे, 100 का आता है मेरे पास बिजनेस से रिकॉर्ड, मैं 10 ही उठाता हूँ। तो पूरा डेटा लोड करने की जरूरत भी नहीं है अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट ही उतनी है, राइट। तो रिक्वायरमेंट बेसिस ये कोड है। तो हेडर इक्वल टू नन एक चीज हो सकती है, स्किप कर सकते हो कुछ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी उठानी है ये भी डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्या रीडिंग CSV फाइल्स। CSV फाइल्स। एक और CSV फाइल की कहानी है, वो देखते हैं। अब मैं जरूरी नहीं है कि मुझे फाइल जो है वो अपने कंप्यूटर पे पड़ी होनी चाहिए, मैं वेब से भी डेटा उठा सकता हूँ, ठीक है। ये सिनेरियो समझो, एक फाइल पड़ी है medals.csv करके, ठीक है। कहाँ पे CSV फाइल पड़ी है? कहाँ पे पड़ी है? एक वेबसाइट के ऊपर पड़ी है। वेबसाइट का नाम क्या है? winterolympic-medals.com, ठीक है। तो winterolympic-medals.com ये वेबसाइट, इस URL पर जाओगे, वहां पे एक फाइल पड़ी है medals.csv। आई वांट टू रीड दिस फाइल। अभी तक मैं क्या दे रहा था? अपने कंप्यूटर का पाथ दे रहा था, C डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे एक फाइल पड़ी है। Python can hit URLs as well, right? It can hit things that are placed over web as well, ठीक है। अब मैं ये फाइल रीड करना चाह रहा हूँ जो किसी वेबसाइट पे पड़ी है। इसके लिए पहली चीज क्या है? इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। वो कनेक्शन बिठाने की कोशिश, अगर इंटरनेट बंद है और पाइथन चला रहे हो तब ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर इंटरनेट ऑन है तो HTTP जो भी तुम्हारा वेबसाइट का नाम है और उस पर जो फाइल पड़ी है उसका नाम यहाँ लिखा, सेम फंक्शन कोई चेंज नहीं किया, पांडास का रीड CSV फंक्शन चलाओ। क्यों? क्योंकि CSV ही रीड करनी है। इस बार पाथ, कंप्यूटर के पाथ की जगह क्या हो गया? URL हो गया,
ठीक है, मैंने बोला ये रीड करो। और हेड क्या करता है, हेड भी एक फंक्शन है, चलो दिखाता हूँ वो बाद में। ठीक है, इसको चलाया पहले और उससे मैं बोल रहा हूँ माई डेटा 07 करके एक टेबल बना दो, ये नाम जो मर्जी रखो। ठीक है, अब देखते हैं, ये 2 मिनट लेगा क्योंकि वो इंटरनेट से उठा रहा है। चल गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब माई डेटा 07 बन गया होगा मेरे पास। हाँ ये देखो यहाँ पे देख रहा हूँ माई डेटा 07 बन गया। 2300 लोगों का डेटा है उसमें, 2300 लोगों का डेटा है विद 8 कॉलम्स, राइट। लेट्स ओपन दिस डेटा। देखो कर लिया उसने लोड, हर साल के ओलंपिक्स का डेटा है 19। ये मैं इस पे क्लिक मारता हूँ तो ये फिल्टर हो जाता है। 2006 सबसे बड़ा नंबर है और 1924 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 80 इयर्स के ओलंपिक्स का डेटा है। कौन सी सिटी में ओलंपिक्स हुए, उस सिटी का नाम। ठीक है, ठीक है, कौन सी स्पोर्ट थी। ठीक है, ये स्पोर्ट्स के नाम, जो भी डेटा है, जो भी पड़ा होगा वो सब उठा लेगा। आइस हॉकी, स्केटिंग, ये वो, फुटबॉल। ठीक है, तो जो भी डेटा उसमें पड़ा है सारा कुछ उठा लिया। कितने मेडल जीते, ब्रॉन्ज था, सिल्वर था, गोल्ड था, जो भी था, जेंडर क्या था, पार्टिसिपेट किसने किया, कंट्री कौन सी थी, ये वो सब। देखो पूरा डेटा उसने उठा के ले आया और हमारे पास एक टेबल बन गया माई डेटा 07। अब इस पे जो मर्जी करो। ठीक है, एक और हेड फंक्शन है। हेड क्या दिखाता है, हेड जो है वो सही चलता नहीं है वैसे पाइथन में, मैं बता देता हूँ। हेड क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हारी पहली 5 रोज प्रिंट करने की कोशिश करेगा। रफली तुम्हें दिखाएगा डेटा कैसा दिख रहा है, पर ये सारे कॉलम्स प्रिंट नहीं कराता। जैसे मेरे पास कितने कॉलम थे, 8। इसने पहले 3 दिखाए, ईयर, सिटी, स्पोर्ट, और फिर लास्ट वाले दिखा दिए 3, बीच वाले नहीं दिखाए। तो अगर मेरे पास 20-25 कॉलम है तो मैं सारे देख नहीं पाऊंगा हेड से। ठीक है, तो ये जस्ट एक रफ आइडिया है। हेड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पहली 5 रोज का डेटा प्रिंट कराता है, जिससे तुम बिना डेटा खोले चेक कर सकते हो कि डेटा वैसा ही है जैसा होना चाहिए या नहीं। कहीं सिटी में ईयर तो नहीं चला गया, स्पोर्ट में कहीं जेंडर तो नहीं चला गया। तो उसको मेक श्योर करने के लिए कि डेटा वैसे ही आ रहा है जैसा होना चाहिए, तो आई कैन सी हेड एंड कैन चेक कि हाँ ठीक ही लग रहा है डेटा। ओके फाइन, क्लियर, कोई डाउट? नो सर। तो वी कैन, तो दिस वाज ऑल अबाउट CSV फाइल। तो हम कहीं से भी डेटा उठा सकते हैं, URL से भी उठा सकते हैं, लोकल कंप्यूटर से भी उठा सकते हैं, और जो जो फंक्शंस थे वो सारे सपोर्ट करता है। ये जो भी हमने देखा, फंक्शन का नाम रीड CSV ही है, CSV फाइल रीड करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट CSV फाइल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी फाइल पे, विच इज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल जनरली क्या होती है, नोटपैड टाइप फाइल। ठीक है, नोटपैड वाली फाइल, नोटपैड में कोई डेटा पड़ा है वो टेक्स्ट फाइल है। अब नोटपैड में तो कोई सेल नहीं होते, उसमें फिर डेटा कैसे डालेंगे हम। एक्सेल में तो मेरे पास सेल्स बने हैं, एक सेल से दूसरे सेल में गया तो पता लग गया ये पहला कॉलम ये दूसरा। तो टेक्स्ट फाइल में, नोटपैड में क्या तरीका है डेटा आइडेंटिफाई करने का, बताओ। पता नहीं सर। नहीं पता सर। नोटपैड इमेजिन तो कर सकते हो, सेम डेटा मैं नोटपैड में कॉपी करने जा रहा हूँ, जो पिछली बार हमने कहाँ किया था। CSV फाइल में कॉपी। ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब नोटपैड में तो कोई हेडर नहीं है, किसी की लेंथ कितनी है, किसी की कितनी है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम क्या डाल देते हैं, वो कोई डेलीमीटर दे देते हैं, डेलीमीटर या सेपरेटर, जिससे समझ जाए वो कि अच्छा कॉमा के बाद नई चीज की वैल्यू शुरू हो जाती है। 11 कॉमा डेबिट, मतलब कॉमा के बाद जो है वो अगला वेरिएबल है, एऑन कॉमा 74, ऐसे लिख देंगे। तो ऐसा फॉर्मेट होता है CSV में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं। तो देयर इज अ डेलीमीटर अटैच। ये सेमीकोलन भी हो सकता है, कॉलन भी हो सकता है, स्लैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट देयर शुड बी अ सेपरेटर, जिससे वो समझे कि ये दो चीजें सेम नहीं, ये अलग अलग हैं। ठीक है, जेमी और TCS एक ही चीज नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं। तो दैट हैज टू बी सेपरेटेड बाय कॉमा, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड कि उसे कहाँ रुकना है, कहाँ तक रीड करना है। तो हम सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है सेपरेटर, कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ठीक है,
सेम डेटा इसमें डाल दिया इस बार हमने, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, वहीं सेव कर लेते हैं उसी लोकेशन पे, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में सेव करके इस बार मैंने नाम रख दिया मैंने फाइल का नाम रख दिया notepad.txt, ठीक है। txt नोटपैड की एक्सटेंशन .txt, csv की एक्सटेंशन .csv। तो इसकी सॉरी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, .txt नोटपैड फाइल का नाम है, और सेव एज ये देखो ऑलरेडी .txt हो रखा है, ठीक है। तो इसको सेव किया notepad.txt, ठीक है। इसको बंद करते हैं, सेम वही पाथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है नोटपैड का एन कैपिटल था स्मॉल था, ठीक है। वही लोकेशन उस पे पड़ी है एक फाइल notepad.csv। सेपरेटर क्या है मेरा, क्या डेलीमीटर या सेपरेटर क्या उस फाइल में, कॉमा, ठीक है। यहाँ मैं बता दूंगा कि जो डेटा है वो कॉमा के बेस पे सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सेल तो है नहीं, एक्सेल में तो सेल्स होते हैं, एक सेल से दूसरे में गया तो पता चल गया दूसरा कॉलम है। यहाँ पे सेल नहीं है, तो सेल का रोल कौन प्ले कर रहा है, कॉमा, ठीक है। तो सेपरेटर बोलते हैं इसको या डेलीमीटर बोलते हैं। टेक्स्ट फाइल रीड करने के लिए भी फंक्शन क्या है, CSV ही है। CSV इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल ओनली, ठीक है। तो .csv ही यूज करेंगे, pandas.csv। इससे क्या बना दो, माई डेटा 09 कुछ भी बना दो, ठीक है। ठीक है, इसको रीड करो, चलाया कोड, चल गया कोड, माई डेटा 09 देखते हैं, बन गया। एक्सेल से CSV से भी हमने वो डेटा बना लिया, पहले मैन्युअली बनाया, फिर वही डेटा CSV में डाल के रीड करवाया। इस बार हमने नोटपैड में डेटा पुश करके सेम वही टेबल बना लिया। गॉट इट? यस सर। सर ये टेक्स्ट फॉर्मेट वाला डेटा भी रीड CSV ही रीड कर सकता है? नोटपैड में अगर पड़ा है तो वो .cs, ठीक है, ठीक है। तो अगर नोटपैड में भी डेटा है तुम्हारे पास, कोई भी डेलीमीटर लगा है, देन आल्सो वी कैन रीड बाय, कुछ भी नहीं करना, वही रीड CSV। सर हम स्पेस से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? स्पेस सेपरेटर, अगर हमारा स्पेस होता। कोई भी कर सकते हो, स्पेस सेपरेटर इज वेरी रिस्की। क्यों बताओ? क्योंकि अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम में स्पेस होगा तो वो अलग कॉलम कंसीडर हो जाएगा। तो स्पेस सेपरेटर कभी नहीं हो सकता वाइट स्क्रीन पे, राइट। अगर मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखूं और बोलूं ये अलग अलग चीजें हैं, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फाइल का सेपरेटर भी वही होगा, तुम्हारे वेरिएबल का सेपरेटर भी वही होगा, और तुम्हारे वर्ड्स के बीच में भी वो आ सकता है, राइट। तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो हम जनरली डेटा उस हिसाब का बनाते हैं कि करप्शन ना हो। समझ रहे हो? इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैंने डेटा ऐसे लिखा है ID 11 स्पेस साहिल महाजन, साहिल स्पेस महाजन, तो वो क्या समझेगा, साहिल नेम है, महाजन तीसरे कॉलम की वैल्यू है, ना कि सेम कॉलम की वैल्यू है, राइट। वो तो पूरा नाम ही था मेरा, बट तुम्हारा फाइल का सेपरेटर भी वही है, और तुम्हारी वैल्यूज के बीच में भी वो चीज आ रही है। तो वाइट जो स्पेस है, दैट्स अ वेरी रिस्की सेपरेटर। तो कभी भी हम नोटपैड वाली फाइल में सेमीकोलन या ऐसी चीजें लगाते हैं, क्योंकि नाम के बीच में सेमीकोलन थोड़ी आएगा कभी, राइट। किसी वर्ड के बीच में सेमीकोलन थोड़ी आ जाएगा बीच में। तो हम ऐसा ही डेटा बनाते हैं जिससे वो करप्ट ना हो, ठीक है। सेपरेटर ऐसा बनाना है जो किसी वर्ड का पार्ट ना बन पाए। नेम के बीच में सेमीकोलन कभी नहीं आएगा, ठीक है। नंबर के बीच में भी सेमीकोलन डजंट मेक एनी सेंस। तो कहीं पे भी डेटा में सेमीकोलन तुम्हारे पास आएगा नहीं, तो इसलिए सेमीकोलन को बना दो सेपरेटर, ताकि वो समझ जाए कि कितना कितना उठाना है मुझे। क्लियर? और सर वो नेक्स्ट लाइन कैसे लेता है, मतलब क्या लेता है? नेक्स्ट लाइन को कैसे जाता है? नेक्स्ट लाइन जैसे उसने 4 कॉलम रीड कर लिए, खत्म हो गया। ऐसे
पाइथन बहुत ही इंटेलिजेंट टूल है, तो हमें कुछ बताना ही नहीं पड़ता उसे, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ चलेगी फाइल, माय डॉक्यूमेंट, ये देखो वो कैसे रीड करेगा। आईडी फर्स्ट रो पे उसे क्या पता है, क्या पढ़ा है, कॉलम के नाम, राइट। उसने देखा आईडी एक कॉलम होगा, फर्स्ट नेम एक कॉलम होगा, कंपनी एक कॉलम होगा, सैलरी। अब उसे पता लग गया कि 4 कॉलम बनने हैं और हर रो में 4 वैल्यूज उठानी है मुझे। उसने 11 उठाया, डेबिट उठाया, यॉन उठाया, 74 उठाया, खत्म हो गया, नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया। 12 उठाया, जेमी उठाया, टीसीएस उठाया, 76 मिल गया 4, अगली लाइन में जाएगा, ऐसे चल रहा है। तो वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, Automatically वहां पे और नहीं सैलरी के बाद कुछ कॉमा कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फर्स्ट जो हमने कॉलम्स के नाम बनाए हैं ना, वो सैलरी के बाद कुछ सेमीकोलन कॉलम कॉमा कुछ देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन चला जाता है। जितने ऊपर हेडर लिखे हैं उतनी ही वैल्यूज उठाएगा और वो रीड कर लेगा। तो 4 हेडर थे मेरे पास और 4 ही वैल्यू वो नीचे एक्सपेक्ट करेगा, बस मिल गई उसको 4, खुद ही चलता जाएगा। ठीक है सर। अब तीसरी फाइल पे आते हैं हम। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल नहीं देखी हमने। हमने डमी डेटा खुद से बनाना देख लिया, सीएसवी देख ली, टेक्स्ट देख ली, अब क्या बचती है, एक्सेल फाइल बचती एक्सेल है। अब एक्सेल की कहानी देखते हैं, एक्सेल में क्या है। एक्सेल को रीड करने के लिए क्या फंक्शन है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। सीएसवी और टेक्स्ट को रीड करने के लिए क्या थे, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ये किसको रीड कर लेता था, डॉट टेक्स्ट फाइल्स को या डॉट सीएसवी को। और एक्सेल के लिए रीड अंडरस्कोर एक्सेल। ये है, ये 2 तरह की फाइल रीड करता है एक्सेल। 2 तरह की फाइल हो सकती है, एक्सेलएस भी हो सकती है, एक्सेलएस एक्स भी हो सकते हैं। तुम देखते होंगे कहीं पे एक्सेलएस एक्सटेंशन है, कहीं पे एक्सेलएस एक्स है, देखा कभी? सर यस सर, देखा है। यस सर। क्या फर्क होता है दोनों में? फर्क तो नहीं पता। यही चीजें तो जाननी है भाई, क्या फर्क है दोनों एक्सेल और एक्सेल एक्स में? बचपन से एक्सेल करते आ रहे हो, बचपन से तो नहीं, चलो जब से भी कर रहे हो, क्या फर्क होता है दोनों में? पता सर, एक ओल्डर वर्जन का एक्सटेंशन है, एक न्यूअर वर्जन का है। कौन बोल रहा है ये? विवेक। राइट। तो एक्स क्या होता है, व्हाट इज एक्स? एक्सटेंशन। एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब रोमन नंबर्स में एक्स क्या होता है, हम स्कूल में लिखते थे ना, 10 राइट। एक्स का मतलब 10। तो 2010 के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया, उसमें जितने भी एक्सेल आए वो सारे एक्सेल के एक्सटेंशंस क्या होंगे, डॉट एक्सेलएस एक्स। जनरेशन चेंज हो गया, डेकेड चेंज हो गया। 2010 के बाद वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर किसी का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी का, वर्ड बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी का है, तो उसमें डॉट एक्सेलएस एक्स दिखेगा उसे। अगर उससे पहले का कंप्यूटर है तुम्हारा, उसमें एक्सेलएस ही दिखेगा, एक्स वाला चीज उसमें नहीं दिखेगी। नए कंप्यूटर में पुराना वर्जन भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, दिखा देता हूँ मैं, ये देखो एक्सेल खोला, ठीक है, खाली फाइल है, कुछ डेटा नहीं डाल रहा मैं अभी, चलो डेटा डाल ही लेते हैं, रीड भी कर लेंगे। ठीक है, सेम डेटा इस बार किस में डाल दिया, अरे कॉपी हो जाए, सेम डेटा इस बार किस में डाल दिया, एक्सेल में। ठीक है, ये एक्सेल कैसे है, ये कैसे पता लगेगा, कैसे, एक्सटेंशन से। तो उसको मैं सेव एज, ये देखो सेव एज, मेरा कंप्यूटर जो है वो 2010 के बाद का है, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आ रहा है, एक्सेल एक्स एक्सेलएस एक्स, एक्सेलएस एक्स के साथ एक्सेलएस अभी भी है, बंद नहीं हुआ। ये देखो एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, एक्सेलएस। ठीक है, तो जो पहले वाले थे 2003 वाला वर्जन 2010 तक चलता था, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन क्या थी, डॉट एक्सेलएस। तो एक्सेलएस भी सेव कर सकते हो,
बट बाय डिफॉल्ट क्या सेव हो रहा होगा, एक्सेलएस। तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। तो मैंने यही करा, एक्सेलएस एक्स ही करा, ठीक है। इसको सेव कर दिया, इसका नाम रख दिया book1.xlsx, book1 की जगह कुछ नाम चेंज कर देते हैं इसका, book2.xlsx लिख दिया, वहीं पे डॉक्यूमेंट्स में ये चीज रख दी। क्लियर? देखो ये भी CSV जैसे ही दिख रहा है, कोई फर्क तो नहीं लग रहा है इसमें और उस पे। एक्सटेंशन के अलावा और क्या फर्क होता है CSV और एक्सेल में, बताओ कोई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ CSV फाइल एंड एन एक्सेल फाइल? देखने में दोनों एक जैसे ही लग रही हैं, इसको देख के मैं बता नहीं सकता ये एक्सेल, ये डॉट एक्सेल है या डॉट CSV है, राइट? तो फर्क क्या है दोनों में? नहीं पता सर। बताओ, कुछ तो पता होगा, बड़े हो गए अब तुम। सर आइडिया नहीं किसी को नहीं पता सर। है कोई? कूर्मा? एक्सेल क्या डिफरेंस है ये देखो। एक्सेल कैन हैव मल्टीपल शीट्स, एक्सेल में मल्टीपल टैब्स हो सकते हैं, राइट? हम देखते हैं ना मल्टीपल टैब्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ डेटा पड़ा है, यहाँ पे भी डेटा पड़ा है, राइट? एक्सेल कैन हैव मल्टीपल टैब्स, बट CSV इज ओनली वन शीट वन टैब फाइल। उसमें एक ही शीट एक ही टैब हो सकता है, मल्टीपल शीट्स नहीं होती CSV में। CSV हैज ओनली वन शीट, एक्सेल में मल्टीपल हो सकती हैं, राइट? ये देखो पहली शीट 1 थी, दूसरी में भी मैंने डेटा डाल दिया, ये देखो। इस बार मैंने फर्स्ट नेम को क्या कर दिया, लास्ट नेम, ठीक है। और एक दो डेटा चेंज कर देते हैं, 11 को क्या कर दिया, 19 कर दिया, इस कीवर्ड को कर दिया अमित कर दिया, ठीक है। 76 को कर दिया, कुछ चेंज कर दिया 79, ठीक है। सेव कर दिया। दो शीट्स हैं मेरे पास, एक्सेल फाइल है जिसमें दो शीट्स हैं, शीट 1 शीट 2, शीट 3 खाली है, इसको डिलीट मारो, ठीक है। एक्सेल में आई कैन हैव मल्टीपल शीट्स, CSV में ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस, राइट? दूसरा क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है एक्सेल और CSV में, कोई भी पूछ सकता है, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो CSV है ना, अगर सेम डेटा, यहाँ पे तो मैंने दो शीट डाली है, अज्यूम करो एक ही शीट है, सेम डेटा मैंने CSV में डाला, सेम डेटा मैंने एक्सेल में डाला। एक्सेल का साइज होगा 10 KB और से CSV का साइज होगा 2 KB, राइट? साइज CSV का बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू एक्सेल, इसलिए रियल वर्ल्ड में वी सपोर्ट CSV फाइल्स डेटा साइंस में, ना कि एक्सेल फाइल, क्योंकि फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी फाइल रीड करने पड़ती है, हैवी हो जाता है ऑपरेशन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CSV का मतलब क्या है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो ये जो डेटा है ना, ये कैसे है, हमें तो ऐसे दिख रहा है सेल्स में, बट मशीन के अंदर कैसे स्टोर है CSV के केस में, ऐसे। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बाकी लाइन देख रहे हो? तो ये क्या है, श्रिंक्ड फॉर्मेट है एक तरीके से, राइट? बहुत ही कम साइज ले रहा है। यहाँ पे क्या है, पूरे सेल को एक वैल्यू मिली हुई है। ये एक सेल, इसने बोला कि मेरे अंदर 14 लिखो चाहे 4000 लिखो, मेरे पास इतनी जगह है, ठीक है। तो इन्होंने, और ये क्या है, एक तरीके से जितनी जगह है उतना, जितने डिजिट वैल्यू है उतनी ही स्पेस ले रखी है इन्होंने। तो ये श्रिंक्ड फॉर्मेट है। तो सेम डेटा CSV में डालो, सेम एक्सेल में डालो, यू विल सी एक्सेल का साइज बड़ा है, क्योंकि उसकी इंटरनल स्टोरेज जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर है। क्लियर? तो ये एक डिफरेंस है कि ये है, हमें सेल में ही दिखता है डेटा, CSV में भी हमें ऐसे ही दिखता है, बट इंटरनली वो डेटा कैसे है, ऐसे। बट एक्सेल के केस में डेटा ऐसे ही है, हर सेल में ही स्टोर है। तो सेल में जब स्टोर हो रही है चीज, तो वो साइज सेल का साइज ले रही है, बट जब इंटरनली स्टोर हो रही है ऐसे, तो मतलब श्रिंक हो गया वो, ये छोटी सी जगह में बहुत सारा डेटा आ गया, ऐसे समझ लो। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट CSV और एक्सेल को समझने में? नो सर, नो सर। सर ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस, मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। अब मैंने मल्टीपल शीट्स स्टोर करा दी, इसको फाइल को सेव करा book2.xls, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। इसको बंद करते हैं। सर एक चीज
पूछनी है। बोलो। जैसे एक्सेल फाइल हम रीड करेंगे और उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती है, तो वो कौन सी शीट को ये रीड करेगा? तीनों को करेगा या फिर एक वही देखने जा रहे हैं, वही देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखो, बुक 2 एक सेकंड आगे हो। नहीं सर, थोड़ा सा। बस 20 मिनट और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। book2.xlsx ये थी फाइल का नाम, ठीक है। book2.xlsx दिस इज फाइल, यहाँ पे पड़ी है वो फाइल। फंक्शन कौन सा यूज करना है एक्सेल के लिए? रीड अंडरस्कोर एक्सेल, बाकी सब सेम। माई डेटा नाम का टेबल बना दो। अब वहां पे क्या पड़ा है? मल्टीपल शीट पड़ी है, वहां पे बाद में जाते हैं। अभी मैंने पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैंने ये कोड चलाया, कोड चल गया, कोई एरर नहीं आया। माई डेटा में देखते हैं खोल के, देखो सेम डेटा जो डाला था इस बार एक्सेल से रीड हो गया। बाय डिफॉल्ट उसने कौन सा टेबल उठाया है? ये कौन सा डेटा उठाया उसने? कहाँ पड़ा था ये? शीट फर्स्ट। शीट फर्स्ट। जब तुम नहीं बताते कौन सी शीट से डेटा उठाना है तो वो फर्स्ट शीट का डेटा उठाता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब मुझे उठाना है शीट 2 वाला डेटा, मुझे शीट 1 वाला डेटा नहीं उठाना, शीट 2 वाला डेटा उठाना। तो मैं क्या करूंगा? शीट अंडरस्कोर नेम, कौन सी शीट नेम का डेटा उठाना है? तो शीट नेम का नाम क्या रखा था हमने, याद है? उसका नाम है शीट 2। शीट 2 में मैंने थोड़े चेंजेस करे हुए हैं। शीट 1 में ये देखो स्टीवर्ट था, ठीक है, और यहाँ पे अमित है, ठीक है। ये शीट 2 रीड करने जा रहे हैं अब। यहाँ पे मैंने शीट का नाम क्या दे दिया? शीट का नाम क्या है? शीट 2, यही ऐसे लिखा हुआ है, राइट। जिस तरीके से वहां स्पेलिंग लिखे हैं वैसे ही लिखना है। शीट नेम क्या है? शीट अंडरस्कोर नेम क्या है? शीट 2 है उसका नाम। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी लिखा हो सकता है। अब इसको रीड कर रहा है, कोड चल गया। इस बार देखते हैं अमित वाला डेटा रीड हुआ या नहीं। हो गया? नहीं है? यस सर। सर जैसे आपने अभी ये माई डाटा का आप ये फंक्शन चला रहे हो बार बार, तो जो आप मतलब जो नई नई वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी मतलब जो पहली वाली वो रिमूव हो रही है और नई वाली सेव हो रही है। ओवरराइड करता रहता है। अगर सेम नाम का जो ऑब्जेक्ट बना दो तो पुराना डेटा खाली उसी नाम का नया बन जाएगा। ठीक है। एक्सेल भी देख लिया हमने, मल्टीपल टैब्स भी देख लिया हमने। अगर हम नहीं देंगे तो शीट 1 से उठाएगा डेटा, और अगर हम शीट का नाम दे रहे हैं तो शीट पे पहुंचेगा, वहां से डेटा उठा के टेबल बना देगा। एक शीट से एक ही टेबल बन सकता है। मेरे पास अगर 3 शीट्स हैं एक्सेल में, 3 शीट्स हैं, तो 3 टेबल बनेंगे अलग अलग। उन 3 टेबल को बाद में एक जोड़ के एक सिंगल टेबल बनाया जा सकता है, बट एक शीट से एक ही टेबल बन सकता है, राइट। कोई डाउट किसी को? We covered CSV, we covered Excel, we covered text file, multiple scenarios of everything. बताओ, कोई डाउट किसी को? बोलो, अब तुम्हारे बोलने की बारी है। सर क्लियर है सर सब। बाकी लोग? नो सर। नो सर, क्लियर सर। मुझे दिख जाता है कौन कौन बोलता है यहाँ से। ठीक है। तो अब तुम्हें कोई भी फाइल दे दे, कोई किसी भी टाइप की, कोई भी डेलीमीटर लगाओ, कितनी भी शीट्स हो उसमें, कितना भी डेटा हो, ठीक है, यू नो एवरीथिंग जो करना है हमेशा। सर एक डाउट है, जैसे हमने रीड CSV में लिखा था ना वो हेडर नन और नंबर ऑफ रोज 5 ऐसा, तो वो ये रीड एक्सेल में भी ऐसा डाल सकते हैं? रीड एक्सेल में भी डाल सकते हो, बट सारे चीजें सपोर्ट नहीं होती। कई CSV की स्पेशल, जैसे शीट नेम है, राइट, CSV में तो शीट होता ही नहीं, तो शीट नेम वहां नहीं चलेगा। वैसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जो वहां चल सकते हैं, वहां नहीं चल सकते, राइट। तो ये
एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि जैसे पाइथन की जो रिपोजिटरी है उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके Okay. हर फंक्शन के अंदर क्या क्या पॉसिबल है वो देख सकते हो, राइट। बहुत सर सारे हो सकते हैं। तो सर एक मैंने बार वो हेडर वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर एक बार। CSV वाला हाँ जी, हाँ जी। हेडर वाले में कुछ नहीं था, मैंने बोला कि अगर हेडर ना दिया हो, राइट, तो हेडर इक्वल टू नन लिख देंगे। हेडर ना देने का मतलब सीधा डेटा स्टार्ट हो गया, ठीक है। सर अच्छा। जैसे ये देखो फाइल कुछ करप्ट होगी, ये हेडर ही नहीं दे रखा, ये देखो, ठीक है। हाँ जी। अब वो क्या समझेगा कि फर्स्ट रो पे तो हेडर आते हैं, 11 क्या समझेगा, हेडर का नाम है, डेविड भी कोई कॉलम का नाम है, एऑन कॉलम का नाम है, 74 कॉलम का नाम है, ये समझने की कोशिश करेगा, ठीक तो है डेटा सर, करप्ट ठीक हो जाएगा, राइट। है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हेडर इक्वल टू नन, की इस फाइल में हेडर है ही नहीं, तो वो क्या करेगा जब पाइथन में बनेगा, इसको क्या करेगा, ऐसे ये ऐसे बनाया और यहाँ पे खुद से बना देगा v1 v2 v3 v4, ये ट्राई करके देख लेना, ठीक है, कोड चला के देख लेना, बस ये बन जाएगा पाइथन में, हेडर इक्वल टू नन करके पाइथन दिस काइंड ऑफ आउटपुट। सर हम कोड यूज करके जिनका हेडर दिया नहीं होगा, हम कोड यूज करके उनका हेडर पाइथन से दे सकते हैं सीधा, जिनका मतलब अलॉट कर सकते हैं उनका हेडर। हाँ हाँ दे सकते हैं, उसका भी एक ऑप्शन होता है, यू कैन पास हेडर, जैसे यहाँ पे मैं हेडर दे रहा हूँ ना, इसमें कॉलम्स इक्वल टू दीस थिंग्स की, हाँ हाँ हाँ, उसमें भी ओके तुम ओके अगर ओके कॉलम ओके, में हेडर नहीं दे रखे तो यू कैन इंसर्ट, उसमें तुम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फंक्शन है कोई क्या कॉलम्स लिखते हैं उसमें या कॉलम नेम्स लिखते हैं, यू कैन एक्सप्लोर दैट, और उससे कर सकते हो ऑन द फ्लाई भी, यू कैन इंसर्ट कॉलम नेम्स, इंसर्ट नहीं होंगे बट पाइथन रीड वो वाले कॉलम्स के नाम खुद बना देगा, ठीक है सर। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, एक्सप्लोर करो, और आई विल सेंड दीज कोड्स, इन कोड्स को रेफरेंस मान के अपनी फाइल्स बनाओ, जैसे सारी फाइल्स मैंने अभी बैठे बैठे तुम्हारे सामने बनाई है, राइट, ऐसे ही डेटा डालो, ये सेम डेटा हर किसी फाइल में डालो और रीड करने की कोशिश करो, ये रीड होता है या नहीं होता, क्या इशू आता है, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. यस सर। एक सिनेरियो और देख लेते हैं फटाफट, मिसिंग डेटा का सिनेरियो, ठीक है। ये book1.csv जो था मेरे पास, इसमें फॉर एग्जांपल ये बंदे की सैलरी नहीं दे रखी है, गूगल वाले बंदे की सैलरी नहीं दे रखी, ऐसा डेटा है, ठीक है। ठीक है, book1.csv, इसमें गूगल वाले बंदे की सैलरी नहीं दे रखी है। आई एम गोइंग टू रीड अ फाइल जहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड अ फाइल विद मिसिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लेट्स सी दैट book1.csv ही है, ठीक है, इसको रीड कराया, चल गया माय डेटा, ये देखो जहां मिसिंग था उसने क्या लिख दिया, वहां पे क्या लिखा उसने, None. नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर। तो पाइथन में मिसिंग वैल्यूज को कैसे डिनोट किया जाता है, NaN से, तो जहां पे NaN लिखा आएगा दैट मींस इट इज अ क्या, मिसिंग वैल्यू, मिसिंग सेल, ठीक है। सर इसका इन्फो भी निकाल के दिखा दीजिए एक बार। तो में क्या होगा, सैलरी में वो लिख देगा बस कि सैलरी में नहीं है, ये देखो यही मैं बोल रहा था, सैलरी में क्या लिखा आ जाएगा, 4 नॉर्मल वैल्यूज, राइट, ठीक है, सैलरी एक की मिसिंग है, तो नॉन नल कितने हैं, 4 नॉन नल हुए, एक तो नल है, ठीक है, और नॉन नल वैल्यूज आ गए, ठीक है सर। सो वी कवर्ड ऑल द सिनेरियोस फॉर रीडिंग फाइल, खुद का डेटा कैसे बनाना है, CSV कैसे रीड करनी है, एक्सेल कैसे रीड करनी है,
एक्सेल में शीट्स कैसे रीड करनी है, टेक्स्ट फाइल कैसे रीड करनी है, मल्टीपल सेपरेटर्स हो सकते हैं उसके, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं उसके अंदर, एंड बेसिक फंक्शन हेड, शेप, साइज, इन्फो, ये सब चला के यू कैन चेक डेटा सैनिटी की, डेटा क्वालिटी कैसा, ठीक है। तो यही था आज का एजेंडा हमारा, टू कवर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स एंड हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद कि हाँ अब हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाना आ चुका है, वी नो डेटा फ्रेम क्या होता है। अब डेटा फ्रेम के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। मुझे फिल्टर लगाने हैं, मुझे मेरे पास डेटा आई वांट कि इनमें से सिर्फ एनसीआर वाले लोगों का डेटा पुल कर लो जिन्होंने पिछले 3 महीने में 4 से ज़्यादा डेबिट ट्रांजेक्शन करी हैं, राइट। ऐसे लोगों का डेटा उठाओ, मैं HDFC बैंक को, मेरे पास पूरे इंडिया का डेटा है, तो आई वांट कि full data of those customers who stays in NCR and have done more than 4 transactions, more than 4 debit transactions in last 3 months, right। अब डेट पे भी एक कंडीशन चेक होगी कि आज की डेट से लास्ट 3 महीने कितना डेटा बनता है, ठीक है। डेबिट ट्रांजैक्शन भी एक अलग कॉलम होगा, वो कहीं और पड़ा होगा, मतलब हो सकता है ये चीजें दो अलग अलग कॉलम में अलग अलग टेबल्स में पड़ी हों। एक साइड बंदों के नाम पड़े हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन किसी और टेबल में पड़ी है, तो मल्टीपल टेबल ज्वाइन भी करने पड़ सकते हैं, तो राइट। तो वी विल सी ऑल दीज सिनेरियोज कि कैसे इन्फॉर्मेशन इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके, मल्टीपल कॉलम्स को हिट करके, हाउ विल वी सी ऑल दोस थिंग्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चैप्टर, अब सारा कुछ पांडास ही चलेगा, एवरीथिंग इज पांडास ही है सारा कुछ इसमें। तो 80% ऑफ काम रियल वर्ल्ड में पांडास के थ्रू ही करते हैं। आज हम पांडास के थ्रू हमने रीड करना सीखा। नाउ वी विल सी हाउ टू मैनिपुलेट डेटा, हाउ टू क्लीन डेटा, हाउ टू एनालाइज डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें आने वाली क्लासेस में हम करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन फ्रॉम टुडेज सेशन। रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, ये वाला कोड भी भेज दूंगा। जिनका पाइथन इंस्टॉल नहीं है, कनेक्ट विद विनय सर टुडे, और पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लो, इजी है, वो कर सकते हो खुद से। और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। असाइनमेंट देता रहूँगा, फिर असाइनमेंट्स पाइल अप होती रहेंगी तो फिर हो नहीं पाएगा। एक बार में इकट्ठी हो जाएंगी फिर समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर हो, अब तुम्हारे पास 5 दिन है, 2 दिन मेरे हैं, 5 दिन तुम्हारे हैं, ठीक है। तो अब 5 दिन है तुम्हारे पास, स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। जिन लोगों की कल वाली या उससे पहले वाली एक क्लास मिसिंग है डेटा स्ट्रक्चर्स की, मुझे बता दो इस वीक हम कब कर सकते हैं। 1 घंटे का काम है, वी कैन कनेक्ट फॉर 1 आवर दिस वीक एनी टाइम बेस्ड ऑन एवरीवन अवेलेबिलिटी, और उस हिसाब से नेक्स्ट वीक से हर किसी को हर चीज़ पता होगी, किसी को कोई चीज़ मिसिंग होगी। बोल रहे थे फ्राइडे चलो वो कर लेंगे, एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे वो ग्रुप में, ठीक है सर। तो ठीक है। मैं ये कोड भेज दूंगा, वीडियो भी मिल जाएगा। स्टार्ट गोइंग थ्रू दीज कोड, इन्हीं कोड्स को रेफरेंस मान के इसी को पहले चला के देखो, इन्हीं में एडिटिंग करके देखो, फिर खुद का कुछ बनाओ, खुद का सिनेरियो सोचो, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। तो जितना सोचोगे उतना ही है। कोड तुमने देख लिया, कुछ नहीं करना होता इसमें, राइट। सब कुछ पाइथन करके देता है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो तुम्हें सोचना है कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज कैसे यूज होगी। तो वी नीड टू थिंक अबाउट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज ओनली, राइट। तो फोकस इज ऑन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है हमें 3 महीने में। हमें कोड वोड रट्टे नहीं मारने हैं। ये कोई नहीं पूछेगा कि CSV फाइल रीड करने के लिए कौन सा कोड यूज होता है, नोबडी विल आस्क यू, ठीक है। ये कोई नहीं पूछेगा, बट ये तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें काम करना होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज होनी है। तो वो तभी हो पाएगी जब तुम्हें क्लैरिटी होगी कि CSV कहाँ रीड करनी है, एक्सेल कहाँ रीड करनी है, डिफरेंस क्या है दोनों में, CSV फाइल बनाऊँ या टेक्स्ट बनाऊँ इस केस में, ठीक है। तो वो खुद के थॉट प्रोसेस के लिए। तो वी नीड टू थिंक एज मैनी सिनेरियोज एज पॉसिबल। जैसे आज मैंने पूछा कि सैम्पलिंग का क्या एग्जांपल है, तो ये सब सोचना काम रहेगा डेटा साइंस में, रियल वर्ल्ड में भी, ना कि सैम्पल फंक्शन तो पाइथन ने सब कुछ करके दे दिया, सारे के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंटरनली करके दे दिए तुम्हें। तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं, एक वर्ड लिखा है सैम्पल, ठीक है। तो हमें यूज केस ढूंढने हैं कि ये कहाँ अप्लाई हो सकता है,
क्योंकि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई ये नहीं बताएगा कि सैंपल फंक्शन यूज कर लो, तुम्हारे पास प्रॉब्लम होगी, तुम्हें सोचना है कि इस प्रॉब्लम पे क्या लगता है, राइट। तो अगर प्रॉब्लम सोच पाओगे तो ही अप्लाई कर पाओगे उस पर कोई फंक्शन, ठीक है। तो कोड करना इज वेरी इजी, बट सोचना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यही था आज का ज्ञान। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा डेटा स्ट्रक्चर्स की, जिनका डेटा स्ट्रक्चर जिन्होंने कर रखा है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट असाइनमेंट, और बाकी लोग वी कैन कनेक्ट दिस वीक sometime and we can cover that one class. ओके सर। चलो, ओके सर। Okay, sir. bye bye. थैंक यू सर, थैंक यू। Bye bye. Thank you, sir. बाय। बाय सर। बाय सर।